हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक हो सब? चलो, आज हम यहां पर मिले हैं एक मकसद के लिए। वो मकसद है कि कैसे क्लियर करें अपने सब्जेक्ट EISSM और ऑडिट को, ऑडिट इंटर एज वेल एज फाइनल। ठीक है, तो ये सेमिनार सबके लिए रिलेवेंट है। दूसरी बात एक और है कि आपको एक अप्रोच भी पता लगेगी कि किस तरीके से मुझे अपने एग्जाम के प्रति जाना है, कैसे मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना क्यों है। तो इसमें से जैसे तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इंटर को क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए भी ये सेमिनार रेलेवेंट है क्योंकि इसमें फाइनल ऑडिट की बातें भी होंगी। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ CA सुनील सेठी, प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। उसके साथ साथ मैंने MBA फाइनेंस भी किया हुआ है और पिछले 8 साल से टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं। और ये जो तुम्हारा EISSM सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच से आज तुम्हारे मन में ये बिठा दूंगा कि वाकई में ये सब्जेक्ट की जरूरत है। एक होता है किसी चीज की जरूरत, एक होता है वो चीज कितनी दर्द दे रही है, दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई डिजीज हो गया, भगवान ना करे, तो वो मुझे दर्द बहुत देगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्रिटिकल डिजीज हो गया, वो दर्द देगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका इलाज करवाऊंगा तो मुझे पेन होगा, मेरा पैसा भी खर्च होगा। बट उसकी मुझे नीड है, उसकी मुझे क्या है, नीड है, इसलिए मैं उसको लेता हूं। फोकस मेरी ओर रखना, उसको मैं लेता हूं। लेने का दिल नहीं है, फिर भी मैं उसको लेता हूं। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये जो EIS सब्जेक्ट है ये हमारे लिए क्यों डाला गया। मैं अगर तुम्हें प्रैक्टिकल वे में बताऊं तो आज के समय का सबसे रिलेवेंट सब्जेक्ट तुम्हारा EISSM है, तुम्हारी अकाउंट से भी ज्यादा रिलेवेंट है। बात है कि उसकी वैल्यू को समझना। चाहे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना बनने जा रहे हो, तुम्हारे ऑडिटिंग से ज्यादा ये रिलेवेंट है। रीजन क्या है? आज ऑडिटिंग किससे हो रही है? IT से। आज अकाउंटिंग किससे हो रही है? IT से। जब तुम्हें अपने सराउंडिंग सिस्टम्स की नॉलेज नहीं होगी, जब तुम्हारा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तुम्हें कंट्रोल्स के बारे में पता नहीं होगा, तुम्हें ERP के बारे में पता नहीं होगा, तुम्हें कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता नहीं होगा, तुम्हें IoT के बारे में पता नहीं होगा, तो तुम आने वाले समय में कैसे लड़ पाओगे? अगर तुम्हें मशीन लर्निंग के बारे में पता नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं होगा, पूरी दुनिया बदलने वाली है अगले 15 से 20 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अगर तुम्हें यह चीज नहीं पता होगी, तब तक तुम इसको कैसे समझ पाओगे? तो यह कहना कि सर ये सब्जेक्ट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, मैं सिर्फ आज तुम्हारे सामने यह प्रूफ करने आया हूं कि यह सब्जेक्ट तुम्हारे 8 सब्जेक्ट में से नंबर 1 पर है, जिसका तुम्हारे लिए रिलेवेंसी है। चाहे तुम CA प्रोफेशन में रहो, चाहे तुम कोई बिजनेस करो, चाहे छोटी सी शॉप क्यों ना खोलो। अरे भैया, आज एक छोटा सा दुकानदार भी स्विगी जोमेटो से अपना सामान बेचता है। एक छोटा सा दुकानदार भी अपनी वेबसाइट बनाकर काम करता है। एक छोटा सा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट से पेमेंट लेता है। अगर तुम पढ़ोगे तभी तो तुम्हें पता होगा कि डिजिटल पेमेंट क्या है, UPI क्या है, ये जो मेरा वेबसाइट क्या है, वेब सर्वर क्या है। अगर मैं उसका थोड़ा सा ज्ञान लूंगा तभी तो मुझे उस चीज के बारे में पता लगेगा। तो हमारा सब्जेक्ट है, SM की भी बात करते हैं। SM, अगर मान लो मुझे, इवन चाहे तुम अपने प्रैक्टिस में भी जाते हो, तो मुझे अपने क्लाइंट को किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली उससे पैसे निकलवाने। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि सर आप तो इतने पैसे चार्ज करते हो, वो आपका राइवल है जो दूसरा आदमी कॉम्पिटिटर है, वो इतने पैसे चार्ज करता है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे कि मेरी सर्विसेज में ये फर्क है। तो तुम्हें उस समय पे कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की जरूरत है। तो हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पढ़ नहीं रहे, उसके बारे में जान रहे हैं कि भैया इसकी जरूरत क्यों है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि ऑडिट की जरूरत क्यों है। तो
EIASSM एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो शब्दों को समझना, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पार्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक पार्ट। टोटल ये तुम्हारा लगभग 115 के अराउंड का पेपर आता है, जिसमें 100 का तुम्हें करना होता है, 30 के एमसीक्यू होते हैं, 70 जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट होते हैं। 35 के दो, 35 का EIS, 35 का SM। मैं दोनों को तुम्हारा एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल साथ साथ चलूंगा। अब पहले शब्दों को समझना। पहला शब्द है सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम इज द सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट। सिस्टम इज द सेट ऑफ, थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना है साथ, सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट विच ऑपरेट टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्लासरूम सिस्टम है, इसमें हम इंटररिलेटेड कंपोनेंट है। कैमरा एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट है, मैं एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट हूं, आप एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट हो, एसी एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट है, प्रोजेक्टर एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट है। इनमें से माइक एक इंटररिलेटेड कंपोनेंट है। इनमें से कोई भी चीज ना हुई हम काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज नोन एज क्या? सिस्टम। मेट्रो से तुम आए हो, मेट्रो इज सिस्टम। अगर मान लो सिक्योरिटी नहीं काम कर रही तो मेट्रो काम नहीं कर रही। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेट्रो काम नहीं कर रही। बॉडी सिस्टम। किडनी काम नहीं कर रही, गए। हार्ट काम नहीं कर रहा, गए। इट इज सिस्टम। सिस्टम डजंट मीन कंप्यूटर। जब हम सिस्टम के साथ कंप्यूटर लगा देते हैं तब वो कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम के साथ बॉडी लगा देता हूं, बॉडी सिस्टम। तो सिस्टम के साथ क्या लगा है वो चीज डिफाइन करता है कि तुम क्या चीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो शब्द क्या है? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझो इसको। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब द सिस्टम विच यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो हमें सारी दुनिया के सिस्टम नहीं पढ़ने, हमें कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनने, यहां पर हमें वो सिस्टम बनने हैं जो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन। अब शब्द आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या? आज बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि एक ही सिटी में काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि सराउंडिंग 10 किलोमीटर में काम करती है। आज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है। अमेज़न पूरे वर्ल्ड में चलता है, स्विगी जोमेटो पूरे वर्ल्ड में चलता है। यानी कि कंपनी का जो लेवल है, कंपनी का जो लेवल है वो ब्रॉड है, बड़ा है। बैंक, आप SBI का बैंक कश्मीर से कन्याकुमारी तक यूज कर सकते हो। तो क्या हुआ? ब्रॉड लेवल पर काम हो रहा है। तो यहां पर तुम्हारे को जो ICI ने सब्जेक्ट दिया ना, उम्दा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है? ये तुम्हें सिखा रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है। तुम्हें कोई लाला की दुकान चलाने को नहीं बोल रहा कि भैया शाम को 500 रुपए कमाकर बीवी के साथ घूमने चले जाओगे और बड़े खुश हो जाओगे। भैया शाम को 1 करोड़ रुपए कैसे कमाने हैं, ये वो सिखाता है। ये आपकी थॉट प्रोसेस को उस लेवल तक लेकर जाता है। और मजे की बात, बिना एफर्ट्स के कैसे कमाने। सर बिना एफर्ट्स के, एक समय था जब हम फेस टू फेस क्लास लेते थे, आज से 6 साल पहले, और क्लास के लिए हम सुबह 5 बजे उठते थे और 6:30 क्लास होती थी। मैं लक्ष्मी नगर से रोहिणी आता था 6:30 बजे क्लास लेने के लिए। 5 बजे उठे, 5:30 तक रेडी हुए, 45 मिनट की ट्रेवलिंग हुई। और फिर शाम को 5:30 क्लास हुई तो घर से 4:30 निकलते थे, 5:30 पहुंचते थे, 9:15 क्लास खत्म होती थी। अगले दिन फिर सुबह 5। सोचो हमारी मेंटल हालत क्या हो जाती होगी, हमारी बॉडी की हालत क्या हो जाती होगी। आज हम रिकॉर्डिंग करते हैं घर पर बैठे, जैसे किराना की शॉप होती है वैसे सिस्टम है। ऑर्डर आया, क्लास ले जा भैया। पढ़ाते पहले भी थे, पढ़ाते अब भी हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? टेक्नोलॉजी। पहले 1 साल के अंदर 20-20 बैच लेते थे। मैं इसका की बात कर रहा हूं जब नंबर ऑफ क्लासेस कम होती थी। EIS के हम 3-4 बैच निकाल देते थे 1 साल के अंदर। आज हम साल के अंदर 1 या 2 बैच निकालते हैं और उसको पूरे इंडिया में बेचते हैं। पहले सिर्फ दिल्ली NCR की बात करते थे। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? IT। आज तुम पढ़ते हो, कोई चीज नहीं समझ आई, उसको पीछे कर लेते हो, बीच में कोई काम हुआ पॉज कर लेते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? IT। घर बैठे बैठे खाना मंगवाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ IT। घर बैठे बैठे कैम मंगवाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ IT।
घर बैठे बैठे ही अपने लिए लड़का और लड़की ढूंढ लेते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? आईटी। अगर तुम इसको समझोगे नहीं तो इसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी? तो ये सब्जेक्ट हमें बड़ा रिलेवेंट है। इसमें हमें 5 चैप्टर सिखाए गए ईआईएस की बात। तो पहले 3 शब्द समझो। सिस्टम मतलब सेट ऑफ इंटरलेटेड कंपोनेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब द सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज मतलब मुझे पूरे बड़े लेवल की बात करनी है, छोटी मोटी बात नहीं करनी। मैं बैंकिंग की बात करूंगा, मैं ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, अमेजोन की बात करूंगा। तो पहला शब्द पहला चैप्टर क्या है? ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस हमें सिखाता है कि मुझे बिजनेस के प्रोसेस को कैसे आईटी की मदद से ऑटोमेट करना है। मैं शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूंगा, आईटी की मदद से मुझे कैसे ऑटोमेट करना है। टेक्नोलॉजी अनेबल ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो मैंने कैसे आईटी को यूज करके इसको ऑटोमेट करना है, पहला चैप्टर ये सिखाता है। तो ओला, उबर, बुक माई शो, उन्होंने क्या किया? टिकट बुकिंग का प्रोसेस क्या किया? ऑटोमेट किया। रेलवे, आईआरसीटीसी, उसने क्या किया? टिकट बुकिंग का प्रोसेस क्या किया? ऑटोमेट किया। स्विगी, जोमेटो, ऑटोमेशन। तो पहला हम ऑटोमेशन सीखते हैं इसमें। तो ये सिखाता है कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करो। जब तुमने ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट कर लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट आपको सिखाता है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। नाम फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है, पीछे काम कर रहा है एक ईआरपी नाम का कॉन्सेप्ट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब आज मुझे क्या एंटरप्राइज मतलब? एंटरप्राइज पता लग गया तुम्हें। रिसोर्स मतलब मैन, मनी, पावर, मैन, मनी, मशीन। रिसोर्स प्लानिंग मतलब उसको कैसे ऑप्टिमम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे प्लांट के अंदर 100 मशीनरीज है, मुझे कौन सी मशीनरी में कब लुब्रिकेंट डालना है, कौन सी मशीन के अंदर कब मुझे उसकी सर्विस करनी है, वो उसके अंदर वो जो मेरा सिस्टम है वो मुझे बताएगा। कौन सा? ईआरपी। वो मुझे नोटिफिकेशन देगा। मैंने किसी को माल बेचने लगा, सिस्टम मुझे बोलेगा अरे बेवकूफ क्या कर रहा है, इसकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो गई है। समझ रहे हो? मुझे ऑर्डर आया, मैं सेल्स में हूं, कुछ में हूं, मैं सेल्स में, ऑर्डर आया, इन्वेंट्री है या नहीं, इन्वेंट्री से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिस्टम से ही चेक कर लूंगा इन्वेंट्री कितनी है। वहां से उसने इन्वेंट्री इश्यू कर दी तो अपने आप एक सेंट्रल डेटाबेस में, एक सेंट्रल जगह पर अपडेट हो जाएगा कि इन्वेंट्री कितनी है। समझे? अगर मेरे पास परचेज आया और मैंने परचेज ऑर्डर बुक कर लिया तो डिस्पैच वाले को फोन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डिस्पैच के पास मैसेज चला जाएगा कि भैया 100 एंड 100 पर्सन को यह सामान भेजना है। सीन समझ आ रहा है? दैट इज क्या चीज? ईआरपी। तो सेकंड चैप्टर हमें ईआरपी के बारे में बताता है। थर्ड चैप्टर हमारा है कंट्रोल का। कंट्रोल का आपने भैया कल को तुम सीए बनने के बाद सिस्टम ऑडिटर बन सकते हो। सिस्टम ऑडिटर के अंदर तुम चेक करोगे कि सिस्टम की ऑडिट करोगे कि सिस्टम सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फ्रॉड हुआ, उस फ्रॉड में क्या था? बैंक के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात, बैंक के अंदर आप समझना, मैंने तुम्हें पूरा गीता सार देना है अगले 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा गीता सार। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा तुम्हारी अटेंशन भी चाहिए, प्लस में मुझे अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखना है। सुनो, अब मान लो मैं बात कर रहा था एक फ्रॉड की। उस फ्रॉड में क्या हुआ? बैंक के अंदर उस सामने वाले ने प्रोग्रामिंग में ऐसा चेंज कर दिया कि इंटरेस्ट की जब कैलकुलेशन होती है, किसकी कैलकुलेशन होती है? इंटरेस्ट की। मान लो इंटरेस्ट बना 90 रुपए 75 पैसे। कितना इंटरेस्ट बना? 90 रुपए 75 पैसे। तो 90 रुपए 70 पैसे तो कस्टमर के अकाउंट में जाएंगे, 5 पैसे जिसने सिस्टम की प्रोग्रामिंग के अंदर अनऑथराइज चेंज किया उसके अकाउंट में जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे को 90 रुपए 75 पैसे मिलने चाहिए थे, तुम्हें 90 रुपए 70 पैसे मिले, क्या तुम्हारे पेट में पीड़ा होगी या तुम इग्नोर कर दोगे? समझ रहे हो मेरी बात? और मेरे बैंक के अंदर एसबीआई हूं मैं, करोड़ों कस्टमर है, अगर मैं सबके 5-5 पैसे भी मार लेता हूं, बताओ मेरा तो घर चलेगा बढ़िया? फ्रॉड कर गया मैं। तो तुम चेक करोगे कि भैया सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, सिस्टम में कोई वीकनेस तो नहीं है।
तो ये सिस्टम ये चैप्टर आपको ये सिखाता है। तीसरा, कंट्रोल। तो पहला, आपने आईटी से कैसे बिजनेस को ऑटोमेट करना है। दूसरा, आपने कैसे अपने बिजनेस को आईटी की मदद से मैनेज करना है। आईटी मतलब ईआरपी की मदद से कैसे मैनेज करना है। तीसरा, आपने अपनी आईटी को कैसे सेफ रखना है। ई कॉमर्स की कल को वेबसाइट बनाओगे, टीचिंग में आगे पेन ड्राइव बेचने के लिए वेबसाइट बनाओगे, तो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी तो नहीं है या नहीं। बच्चा क्लास खरीद रहा है, बेचारे का सारा बैलेंस उड़ गया, तुम्हें ही सुनाएगा वो। तो तुम अपनी वेबसाइट को प्रॉपर क्या रखोगे, सिक्योर रखोगे। अपने लेक्चर्स को बच्चों को देने से पहले क्या करोगे, सिक्योर करोगे। अगर तुम अपना ऑडिट फॉर्म खोल ली तो अपने कस्टमर के डेटा को क्या करोगे, सिक्योर रखोगे। कैसे रखोगे, जब उसकी नॉलेज होगी तभी तो रखोगे। भाई साहब, ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, तुम आगे अगर दूध का भी काम करोगे, आने वाले टाइम में एक डेयरी फार्म भी खोलोगे तो भी ये सब्जेक्ट चाहिए। भैया आने वाले टाइम में ऐसे तो ना, आपने अभी कोविड देखा पीछे, ऐसे तो ना भैया पहले की तरह हाथ से दूध निकाल रहा है और वो बिक जाएगा। नहीं भैया, वो क्या होना चाहिए, टचलेस होना चाहिए, ऑटोमेशन से निकला होना चाहिए। आज इंसान अपना काम खुद नहीं कर सकता, क्यों, आलसी हो रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा, बैठे बैठे ऐप से ही लाइट ऑन होगी। अब भी होती है घरों में, बट कहने का मतलब है ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगी। तो वो जो दूध की डेयरी है, वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर शेड का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पैरामीटर से ऊपर हुआ, ऑटोमेटिक वहां पर कूलर ऑन हो जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं किस भैंस ने कितना दूध दिया, उसका डेटा मैनेज हो जाएगा। किस भैंस का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसका डेटा ऐप पे शो होगा। सोचो कहां जा रही है दुनिया और हम कहां हैं। ऐप पे शो होगा कि भैया ये भैंस बीमार है, और वो ऐप ऑटोमेटिकली डॉक्टर को बोल देगी कि जा उसको चेक कर ले भैया, ये भैंस नंबर ये है। आप समझो, इस चीज को समझो। अरे भैया तुम कुछ भी कर लेना आने वाले समय में, इस सब्जेक्ट के टच के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो तुम में बड़ी दिक्कत होगी। चाहे तुम सीए बनो ना बनो, कुछ भी करो, ये सब्जेक्ट तो तुम्हारी जान होना चाहिए। और हम भैया इस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में देखते हैं, और फिर ये भी हमें लास्ट में ही नंबर देता है। समझो, ये तो भैया तुम्हारे जीवन को संवारने वाला सब्जेक्ट है। और मैं तो कमाल देखता हूं आईसीआई का, अब तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे ई रूपी अभी आया और अपडेट हो चुका है मॉड्यूल में, अपडेट मई 2022 में एप्लीकेबल है। इमेजिन करो वो कितना एडवांस है इस सब्जेक्ट में। पहले तो हम सोचते थे आईटी पढ़ा रहे हैं तो भैया एक बार पढ़ा दिया तो समझ लो वही चलेगी ना भैया। अब अमेंडमेंट आती है। अमेंडमेंट मतलब वो नई टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, डेली टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, और साथ की साथ हमारा आईसीआई मॉड्यूल को अपडेट करता है। कितनी मजे की बात भाई साहब, सिलेबस आने के बाद तीसरी बार मॉड्यूल अपडेट हो रहा है, इमेजिन करो। और जब हम पढ़ते थे तो 10 साल तक पेज भी वही रहते थे। समझो, इस टेक्नोलॉजी को समझो। अगला क्या है, ई कॉमर्स एम कॉमर्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स एम कॉमर्स मतलब, अरे भैया तुमने ऑटोमेशन से बिजनेस कर लिया, ऑटोमेशन से अपना बिजनेस करके तुमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिए, तुमने बिजनेस को ईआरपी से मैनेज किया, ईआरपी से मैनेज करके तुमने अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा दी, तुमने अपने सिस्टम को कंट्रोल से सेव भी कर दिया। अरे भैया उसको बेचोगे कैसे, तुम्हारी ऑटोमेशन से प्रोडक्शन तो इतनी हो जाएगी पूरा मोहल्ला खा ही नहीं सकता उसको, पूरा शहर भी नहीं खा सकता। तो बेचने के लिए क्या होगा, मेरा कस्टमर बेस भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। कस्टमर बेस भी क्या होना चाहिए, आवाज चाहिए मुझे, क्या होना चाहिए। अब वो कस्टमर बेस कैसे बढ़ाऊंगा, अरे भैया वो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ई कॉमर्स एम कॉमर्स। तो ये सब्जेक्ट हमें समझाता है कि भैया तू बेचियो कैसे, बना तो तू लेगा ऑटोमेशन से। ई कॉमर्स एम कॉमर्स के बाद अगला इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उम्दा चैप्टर, जबरदस्त। ये आपको सिखाता है कि आज के समय की नई नई टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं। तो डिजिटल पेमेंट क्या है,
ये चैप्टर में है, हालांकि वो ई कॉमर्स एम कॉमर्स में है, बट यही चैप्टर तो एक ही है। आईओटी क्या है? आईओटी मतलब इंटरनेट ऑन थिंग्स। भाई साहब, आपकी कंपनी के अंदर 100 इंप्लॉई है, तो आपको डेटा पे ही पता लग रहा है कि वो इंप्लॉई घर से बाहर निकल के जॉब पे जा रहा है या नहीं, वो गाड़ी को स्पीड पे चला रहा है या नॉर्मल स्पीड पे चला रहा है। ऐसा तो नहीं है वो कंपनी में तो शो कर रहा है कि मैं वहां पे जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा हूं और बैठा होटल में अपना, उसकी कार की लोकेशन शो होती है। कैसे होती है? ये चैप्टर सिखाता है। आज तुम क्लाउड पे सारा काम करते हो, इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब एक्सेस करते हो। हम भैया आज तुम क्या करते हो? नेटफ्लिक्स देखते हो, समझे? वो क्या है? क्लाउड है। जीमेल यूज करते हो, क्लाउड है। तो ये क्लाउड का ज्ञान देता है तुम्हें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ज्ञान देता है। अभी एक ग्रिड बना रहा है इंडिया, जिसमें क्या होगा, हम सबका डेटा शेयर होगा, हम कहां ट्रेवल कर रहे हैं, हम कौन से कंट्री से कहां गए। उसका मकसद है टेररिस्ट अटैक को से बचना। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग सिखा रहा है ये चैप्टर हमें, कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, डेटा ग्रिड क्या होता है, समझे? आज तुम न्यूज़पेपर उठाकर देखना, ये जब तुम सब्जेक्ट पढ़ लो उसके बाद न्यूज़पेपर कोई भी दिन का उठा लेना, कोई ना कोई टॉपिक तुम्हारे लिए रिलेवेंट उस न्यूज़पेपर में मिलेगा। बिजनेस न्यूज़पेपर उठाकर देखना, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आने वाले समय की नई नई टेक्नोलॉजीज, आईओटी, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैसेज आ जाएगा कि भैया वहां पे एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी और वो क्या बोलते हैं अपना फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाएगी, पुलिस भी पहुंच जाएगी। कोई किसी को फोन नहीं करेगा। ऐसे नहीं मैं यूं नीचे पड़ा हूं और कोई फोन करेगा, नहीं, गाड़ी अपने आप मैसेज भेजेगी। आईओटी। भाई साहब, आज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, मोबाइल कंप्यूटिंग यूज हो रही है। वर्क फ्रॉम होम में तुमने अपनी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, तो इंप्लॉई क्या घर में बैठा बैठा कुछ भी चलाएगा सिस्टम पे? वो कुछ भी चलाएगा तो अल्टीमेटली उस डिवाइस में डेटा किसका है? मेरा, मेरी कंपनी का। मैं तो मारा जाऊंगा। तो मेरे यहां पे प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए उसको कंट्रोल करने का, मेरे यहां पे पॉलिसीज होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की। अरे इसका ज्ञान होगा तभी तो मैं कुछ कंपनी में करूंगा। तो ये सब्जेक्ट ये सिखाता है हमें। अब ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट के अंदर 4 चैप्टर में तुमने ये देख लिया बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करना है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम में मुझे अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, मुझे मेरे अपने सिस्टम पे कंट्रोल कैसे लगाना है, मुझे नई नई टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करके अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाना है, मुझे ई कॉमर्स एम कॉमर्स कैसे करना है। अब पैसा आएगा, उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहीं तो रखोगे, तो वो सिखाता है कोर बैंकिंग सिस्टम। और दूसरा, आने वाले समय में जब तुम प्यारे से सुनहरे अक्षरों के साथ सीए बन जाओगे, तो सीए बनने के बाद कल को तुम बैंक ऑडिट पर जाओगे, और बैंक ऑडिट में तुम जाओगे तो देखोगे कि तुम तो कहोगे भैया ऐसे कर इस लेजर का प्रिंट लिया, वो कहेगा भैया उसके लिए तो 1 ट्रक पेपर का लग जाएगा उस प्रिंट लेने के लिए उस लेजर का। तो ऑडिट किससे होगी? सिस्टम से। तुम क्या चेक करोगे? कोर बैंकिंग सिस्टम। अरे भैया वो कोर बैंकिंग सिस्टम में चेक करने के लिए तुम्हें उस सिस्टम की क्या होनी चाहिए? नॉलेज। अरे भैया ऐसे ही तुम्हारा इतना तो ध्यान रख रहा है और तुम उसको हर शाम गाली निकालते हो कि भैया ये सब्जेक्ट हमें क्यों दिया। अरे ये सब्जेक्ट सिर्फ अकेला ये सब्जेक्ट पढ़ लो तो तुम आने वाले टाइम में बिजनेस कर लोगे एक बहुत बढ़िया। अब जब मैंने ये देख लिया तो इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन तुम्हें बता दिया, ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। भैया पूरी एंटरप्राइज के लेवल के रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये सिखाता है हमें। आईटी एक्ट। अरे भैया तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम किसी अगर मान लो तुम्हारा हॉस्पिटल है तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना। आईटी एक्ट। कस्टमर क्लाइंट के डेटा को मेंटेन रखना, उसकी सिक्योरिटी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो आईटी एक्ट उठाकर ले जाएगा। तो ये पहले आपको ज्ञान दे रहा है। ईआरपी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। डेटा एनालिटिक्स, अरे सुपर्ब कॉन्सेप्ट है डेटा एनालिटिक्स। भाई साहब आज तुम्हारी एक एक कदम पर नजर रखी जाती है आईटी की मदद से। तुम गूगल पे होटल सर्च करते हो, अगले 2 मिनट में फेसबुक पे ऐड आ रही होती है होटल की। तुम अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, तुम्हें उसी की ऐड आ रही होती है। कभी कभी तो तुम्हें ऐसा मन में फील होता है, पता नहीं इन सालों को पता कैसे लग जाता है कि मुझे ये चाहिए।
भाई साहब डेटा एनालिटिक्स, तुम किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ सर्च करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा क्लिक स्ट्रीम भी, तुमने क्या क्या क्लिक किया, इसका भी डेटा मेंटेन होता है। तुमने क्या खाया, तुम मैकडी पे गए तो वहां बर्गर के साथ कोक पी या फिर तुम ऐसे ही आ गए, ये भी मेंटेन होता है, उसका भी एनालिसिस होता है, डेटा एनालिटिक्स। और तुमने डेटा एनालिटिक्स ही सीख लिया, ये भी गजब है। समझ लो, ये तो अपने आप में एक एक, ये जो तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो दो दो पेज पे पढ़ाए जा रहे हैं, ये अपने आप में भाई साहब, ये अपने आप में पूरे ग्रंथ हैं। अगर तुम डेटा एनालिटिक्स पे ही काम करने लग गए तो भी तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। ओनली डेटा एनालिटिक्स। भैया मैं क्या बनूंगा, सीए करने के बाद डेटा एनालिटिक्स को सीखूंगा, कंपनी का डेटा एनालाइज करूंगा। आपने कंपनी को एक पैसा भी सेव करके दे दिया, उसके करोड़ों रुपए सेव हो जाएंगे, जितना तुमने पूरे जीवन में कमाना है। तो डेटा एनालिटिक्स गजब का कॉन्सेप्ट है, वेब 3 गजब का कॉन्सेप्ट है। आज आने वाले समय में वेबसाइट क्या होगी, तुमने कोई अपना खाने के लिए रेस्टोरेंट सर्च करना है तो तुमने सर्च किया, आज मुझे कोई मूवी देखनी है तो मैं सर्च करता हूं ये मूवी देखनी है, फिर देखता हूं कि खाना कहां खाना है। समझ रहे हो? पर आने वाले समय में मैं एक ही कमांड दूंगा वेबसाइट को कि भैया मुझे पंजाबी मूवी देखनी है, वो मेरे 20 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, उसके पास कोई साउथ इंडियन या फिर पंजाबी रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो डेटा अपना वेब 3 अपने आप दिमाग लगाएगी, अपने आप देखेगी कि भैया ये 4 पंजाबी रेस्टोरेंट है, इनकी रेटिंग ये है, ये रेटिंग वाला बढ़िया है, ये मॉल में मूवी लगी हुई है पंजाबी, ये दोनों पास है और तू यहां खड़ा है, तू इसके पास है, ले यहां जा। मैं नहीं देखूंगा यहां से पंजाबी रेस्टोरेंट कितना दूर है। ये कौन करेगी? वेब 3। अरे दुनिया किधर को जा रही है, हम कह रहे हैं कि भैया ये सब्जेक्ट हमें मत दो। अब उसके बाद जो मैंने तुम्हें बताया, कंट्रोल सिस्टम ऑडिटर बनना है तो कोर बैंकिंग सिस्टम XBRL, बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL, BRL बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। भाई साहब आज तुम 20 कंपनीज हो, 30 कंपनीज हो, तुम अपना डेटा देते हो, गवर्नमेंट को कंपैरिजन करना है, ये साहब लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स, वो लिखते हैं डेटर्स, वो लिखता है कैश, वो लिखता है रोकड़ा। अरे भैया गवर्नमेंट कैसे कंपेयर करे कि रोकड़ा और कैश एक है, इन्वेस्टर कैसे कंपेयर करे कि रोकड़ा और कैश एक है। तो भैया तुम्हारी रिपोर्टिंग एक सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम फॉर्मेट में। तो तुम सब कैसे भी रिपोर्ट करो, तुम सब कैसे भी रिपोर्ट करो, तुम्हें अपनी रिपोर्टिंग को हमें कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, रेगुलेटर को कन्वर्ट करके देना पड़ेगा इन क्या चीज? एक सेम फॉर्मेट, दैट्स फॉर्मेट नोन एज क्या चीज? XBRL। अरे भैया कल को तुम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और वो तुम्हें जाते ही बोले कि सर इसको ये XBRL में कन्वर्ट कर दो, और तुम कहोगे सर XBRL क्या होता है, वो कहेगा चल बाहर निकल यहां से। अगर तुम्हें XBRL की नॉलेज नहीं है तो XBRL के बाद क्या है? ये जो CBS मैंने तुम्हें बता दिया, लोन एंड ट्रेड फाइनेंस। कल को बिजनेस किया तो भैया तुम्हें अपने को CC लिमिट बनवानी है, हमें को मशीनरी के लिए टर्म लोन लेना है, तो आपको कैसे पता होगा कि मुझे टर्म लोन कैसे लेना है? या तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ गया, उसने कहा साहब हमें टर्म लोन लेना है। अरे भैया तुम्हें पता होना चाहिए ना टर्म लोन का प्रोसेस क्या है, कैसे टर्म लोन मिलता है। थोड़ा सा नॉलेज यहां पे दिखाई जाएगी तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। उस समय पे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा क्या कि टर्म लोन तो मेरे को पता है, मैंने तो भैया इस पे पढ़ा हुआ है, मैं तो सर अभी दिलवा देता हूं आपको। अरे इसका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे करोगे? उसके बाद क्या है? BYOD ग्रीन IT। ग्रीन IT बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तुम्हें पता है इन्वायरमेंट का कितना बड़ा इश्यू है, तो IT रिसोर्सेज को कैसे करना है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में यूज करना है। पेपर का प्रिंट लेना, एक समय था जब मैं पेपर का प्रिंट लेता था या फिर प्रोजेक्टर था तो मेरी क्लास के अंदर 3 प्रोजेक्टर लगे होते थे, तीनों प्रोजेक्टर मेरे ऑन रहते थे। मैं एंटर हुआ तो स्टाफ ने तीनों प्रोजेक्टर ऑन कर दिए। 20 मिनट तक मैंने रिवीजन करवाई, प्रोजेक्टर ऑन है। मैंने नोटिंग का काम करवाया, 20 मिनट तक प्रोजेक्टर ऑन है। बोल रहा हूं बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर ऑन है। जब मैं ग्रीन IT की ओर मैंने इसका ज्ञान लिया, उसके बाद मुझे अब शर्म नहीं आती, मैं क्लास में हूं, स्टाफ को नहीं बोलता, मैं अपना वो जो प्रोजेक्टर का रिमोट है अपने पास रखता हूं। मुझे जैसे ही अंदर से पता है कि अगले 25 मिनट तक मैंने लिखवाना है या बीच में 10 मिनट बच्चे को कहा कि रिवाइज करो, तो मैं खुद प्रोजेक्टर को ऑफ करता हूं। आज
तीनों को। भाई साहब क्यों? ग्रीन आईटी। अरे मेरी औकात है तो क्या दुनिया उखाड़ दूंगा क्या? रिसोर्सिस को ऑप्टिमम यूज करो। कल यूएन में मोदी जी ने क्या बोला? यही तो बोला, वी आर द ट्रस्टी ऑफ द क्या? अर्थ। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे बताओ? तो यही तो क्या है, यही तो सब कुछ है। ग्रीन आईटी ये सिखाता है। पेपर का प्रिंट लेना है तो साइज ऐसा नहीं इतना बड़ा बड़ा अपने शरीर की तरह कर लियो, छोटा छोटा जितना पड़ा जाए, दोनों तरफ प्रिंट लियो, लेफ्ट राइट पे मार्जिन कम से कम छोड़ियो। समझ रहे हो? ये सिखाता है हमें। कल को ऑफिस में ऐसा नहीं है बंडल ऑफ पेपर ही लगा दो तुम ऐसे। एक पेपर की कीमत है। कीमत पैसों के एंगल से कीमत नहीं है, इन्वायरमेंट के एंगल से बहुत कीमत है उसकी। उसको समझो, ये सिखाता है हमें। आईओटी मैंने तुम्हें बता दिया, इंटरनेट ऑन थिंग्स। अब भैया तुमने बिजनेस तो कर लिया, आईटी की मदद से बिजनेस मैनेज कर लिया, प्रोडक्शन हो गई। अरे भैया उसको प्रोडक्शन को बेचने के लिए तुम्हें अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तुम्हें प्राइसिंग की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तुम्हें एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तुम्हें यह देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, कौन सा मेरा पुअर है। तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तुम्हें राइवल को कैसे हराना है, तुम्हें अपने प्राइस को अप रखना है या कम करना है या बेस्ट रखना है। सर मैं तो बेस्ट रखूंगा। अरे भैया मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है जो जबरदस्त है, किसी के पास नहीं है, मैं बस जितने मर्जी करूंगा। समझ रहे हो? ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर मान लो मेरी कंपनी सही से परफॉर्म नहीं कर रही तो मेरे को उसकी ऑडिट कैसे करनी है, फाइनेंस ऑडिट नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑडिट। उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके प्रॉब्लम एरिया को कैसे ठीक करना है, मतलब उसमें कंट्रोल कैसे लगाने हैं। आईटी कंट्रोल नहीं, बिजनेस के अंदर कंट्रोल। समझे? तो ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है। तो इसमें अब हम इसमें सेल करने की बात करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें मिल्किंग टेक्नोलॉजीज की बात करी थी, आज तुमने टचलेस क्या कर दिया, मिल्क प्रोड्यूस कर दिया। आज तुम्हारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो पूरे एरिया में सबसे बेस्ट है। ठीक है, सब चीजें प्रॉपर मेंटेन है। पर तुम बेचने जाओगे उतने पैसे तो मिलने चाहिए। तो उतने पैसे मिलने के लिए तुम उसके सामने वाले के दिमाग में बिठाओगे कि भैया इस मिल्क को तू कंज्यूम करेगा, ये मिल्क मेरा दूसरे से क्यों बेटर है। अरे ये बताना, अरे एक चीज बताना भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे एक टीचर थे, वो बोलते थे, मैं उनको बोलता था सर हमें ना लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, एग्जाम में मुझे आता तो है। वो कहते हैं कि बेटा मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो लिखने को शाम को पूरी बुक लिख दे, लिखने को शाम को क्या कर दे, पूरी बुक लिख दे, बट वो पेपर में नहीं लिख पाते, तो वो पास नहीं हो पाते। वैसे ही जीवन में तुम्हारे पास कितना भी कुछ है। अरे भैया तुम क्या सोचते हो, हमारे भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे लोग आए, क्या जबरदस्त सिंगर आए, ऐसे ऐसे सिंगर कहते हैं कि वो जब गाते थे तो बारिश भी होने लग जाती थी। वो आज तुम्हारी आंखों के सामने अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आईटी नहीं है। आईटी नहीं थी तब। आज बचपन का प्यार तुम्हें सबको पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, आईटी। आने वाली 20 पीढ़ियों को भी पता होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, आईटी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास कोई चीज है, इधर तो मेरी ओर, तुम्हारे पास क्या कोई चीज है। जब उस चीज को तुम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी को वो शो नहीं करते, किसी को कम्युनिकेट नहीं करते, कभी उसके फीचर्स को, उसके एडवांटेज को, उसके बेनिफिट्स को बताते नहीं, तब तक उसको बेचना भी क्या है, मुश्किल है। तो ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है भैया तू बाजार में जाएगा तो कई तरह की समस्याएं आएंगी, कई तरह के तेरे को पैंतरे फेंकने पड़ेंगे। स्ट्रेटजी का मतलब ही पैंतरे होता है। समझ रहे हो? तो तुझे अगर सामने वाले ने कोई रिएक्ट किया तो तुझे क्या एक्शन लेना है, तेरे को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हमें सिखाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का मकसद क्या था, एमबीए वालों से लड़ना। एक समय था जब हवा थी, नई नई एमबीए आई थी और हवा थी, क्या एमबीए वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आईसीए कहता कोई बात नहीं, तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये लो, हम वाले भी पढ़ेंगे, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या पढ़ रहे हैं, उसने तो दे देना है जो काम का है। समझ रहे हो? तो ये सब्जेक्ट तुम्हें आने वाले समय में बिजनेस करना सिखाएगा।
क्या करना सिखाएगा? बिजनेस करना। तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्वॉट एनालिसिस करोगे कि भैया मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है। मुझे अगर मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस है तो मैंने उस यूनिकनेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपने इंस्टीट्यूट की यूनिकनेस है, यूएसपी है, क्या है कि भैया हम समझाने के साथ रटवा भी देते हैं। अब रटवा देते हैं, जब तक हम बच्चे को इसकी अहमियत नहीं बताएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? हमने नाम में ही क्या रखा? मेमोरी क्राफ्टर्स। जब नए नए इस इंडस्ट्री में आए थे तो लोग सोचते थे कोई लिखता है सीए क्लासेस, कोई लिखता है अपना सीए के नाम से। ये अजीब नाम है, सुनते ही बड़ा अजीब लगता था। आज सबको पता है कि मेमोरी क्राफ्टर्स क्या है। समझ रहे हो? तो यूनिकनेस होने को तो मैं भी चार्टर्ड हूं, होने को तो मैडम भी चार्टर्ड है, बट उस चार्टर को हमने मार्केट में नहीं किया प्रमोट किसको किया? मेमोरी को, क्योंकि वो हमारी क्या है? यूनिकनेस। बेचने के लिए स्ट्रेटेजी। समझ रहे हो? छोटे से शहर से आता हूं मैं और दिल्ली में आकर मैंने पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया और कितना नाम कमाया ऊपर वाले की कृपा से, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? स्ट्रेटेजी। मेमोरी क्या है? डिफरेंशिएशन। अगर मैं उसको कम्युनिकेट नहीं करूंगा, उसको प्रेजेंट नहीं करूंगा, उसको बताऊंगा नहीं, आप ये लेक्चर जैसे ही होगा यूट्यूब पे डालूंगा, समझ रहे हो? बोलकर चला जाता तो तुम ये जो सामने 30-40 बैठे हो इनको पता लगता, बाकी दुनिया को कैसे पता लगता? आज कल को कोई बोलेगा सर मुझे EIS के बारे में बताओ, मैं कहूंगा ये ले, ये लिंक दे और देख ले अपना घर बैठकर। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? स्ट्रेटजी। ये भी तो क्या है? स्ट्रेटजी। मेरे डिसीजन लेना क्या है? स्ट्रेटजी। मुझे आईटी में आना है नहीं आना, ये स्ट्रेटजी है। आने के बाद उसकी नॉलेज होना EIS है। अब कहो कि सर इसमें कंप्यूटर पढ़ते हैं, अरे कुछ कंप्यूटर नहीं पढ़ते। और ये सब्जेक्ट तो आपको हर कदम चाहिए आने वाले समय में। जाते हुए मेट्रो करोगे तो भैया यूज करोगे तो आईटी तो यूज कर रहे हो, सेंसर से गेट खुल रहे हैं, आईटी है। वहां पे डोर लगा हुआ है, आईटी है। कार्ड लगा रहे हो, आईटी है। रिचार्ज करवाते हो, फोन पे मैसेज आता है, आईटी है। मेल खोलते हो, ओटीपी आता है, या फेसबुक खोलते हो, पासवर्ड चेंज करते हो, ओटीपी आता है, आईटी है। अरे कहां नहीं है आईटी? और तुमको मैं आईटी नहीं पढ़ता, मुझे कंप्यूटर से डर लगता है। काहे का डर लगता है कंप्यूटर से? कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तो समझ लो इंसान आने वाले टाइम में आदि मानव हो जाएगा, जो कंप्यूटर नहीं पढ़ता, जो आईटी की नॉलेज नहीं रखता। आदि मानव कहां कंपेयर कर रहा हूं मैं? जहां पर आज हम खड़े हैं और आज से 50 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जैसे उनकी वो महान है, वो अपने एरिया के महान लोग हैं। बट कहने का मतलब जैसे वो उनका जो उनका अपना शब्द नहीं मैं बोल पा रहा कि जो उनके, अगर हम उनकी जो नॉलेज के एंगल से बोल रहा हूं, या उनके जो उस समय के अकॉर्डिंग, आज के समय और जो पहले के समय में फर्क है। कोई गलत शब्द ना निकल जाए इसलिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा। वो चीज मैं कह रहा हूं, वो फर्क होगा हमारे अंदर। इतने एडवांस के एंगल से बोल रहा हूं मैं। पीछे एक वीडियो देख रहा था, उसमें था चाइना के अंदर स्कूल्स के अंदर वो बच्चों के यहां पे कोई एक सेंसर लगा हुआ है जिससे उनके कंसंट्रेशन लेवल की और उनके जो उसकी इनपुट मिल रही है रियल टाइम बेसिस पे। मेरी आंखों से पानी आ गया। मैं कहा देखो ये कितनी एडवांस है भाई साहब। और हमारे यहां अभी स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, हम तो दिल्ली में खड़े हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं दिल्ली एक अलग देश है। जाकर देखो बेटा, किसी छोटे से गांव के अंदर, बस्ती के अंदर छोटा सा स्कूल, वहां बच्चे को बैठने की चेयर तक भी नहीं है, बेंच तक भी नहीं है। या फिर आप देखते ही हो रोड के ऊपर छोटा सा बच्चा पैसे मांग रहा है। सोचो हमने एक जिंदगी खराब कर दी। मैं उस बच्चे को बच्चा नहीं देखता कभी, मैं देखता हूं एक जिंदगी खराब हो रही है। समझ रहे मेरी बात? तो हमें एडवांस होना पड़ेगा। आने वाले टाइम में क्या इंसान लड़ेंगे क्या बॉर्डर पर? नहीं भैया। आज देख रहे हो ना ड्रोन लड़ता है, आज देख रहे हो ना तुम मिसाइलें लड़ती है। तो अगर तुम्हारा कंट्री मतलब अपना कंट्री भी अगर मिसाइल नहीं बनाएगा, अपना कंट्री भी अगर टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं होगा, देखा नहीं क्या एक पूरे का पूरा वर्ल्ड बैठा है और इधर से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अरे भैया कोई नहीं बोलता। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा भाई साहब। आज हमारे देश का नाम होता है,
आज हमें गिनती में गिना जाता है, वो अलग बात है, चौथे पांचवें नंबर पे गिना जाता है, पर हमारी वैल्यू है। कोई नहीं पूछता पाकिस्तान को, कोई नहीं पूछता बांग्लादेश को, कोई नहीं पूछता श्रीलंका को। समझ रहे मेरी बात? वो किस चीज से, अगर हम अपने आप को एडवांस करेंगे, हम अपने आप को कुछ बनाएंगे, तभी तो कुछ बनेगा। हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम ये सोच अपने बारे में ना सोचकर किसी और को भी उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे सक्षम हैं, जिनके पास सारे रिसोर्स हैं। वो अगर किसी ना किसी एक बच्चे के जीवन को संवारने के बारे में सोचे, तभी तो हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरे को तो कभी कभी सोचता हूं कि यार अपने देश में कोई बच्चा भूखा क्यों सोता है? ये हमारी बेवकूफी है अगर कोई बच्चा भूखा सोता है तो। जब हमारे पूरे इंडिया के पास इतना कुछ है, कोई आदमी के पास तो इतना है कि पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा इनकम है उसकी, तो भी हमारे देश में ऐसा है। चलो हम और टॉपिक की ओर चले जाएंगे। अब लीडरशिप स्टाइल के अंदर भैया हम ये सीखेंगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब मैं नया इंस्टीट्यूट ओपन किया था तो मैं था, मेरे साथ एक लड़का था, तो उसकी सैलरी अच्छी थी। अच्छी का मतलब जो रीजनेबल मार्केट सैलरी होती है वही थी। बट वो काम क्या करता था? वो मेरा खाना भी बनाता था, वो मेरा ऑफिस भी संभालता था, ऑफिस संभालने के बाद वो मार्केट के अंदर प्रमोशन भी करता था। जब मैं ऑफिस में हूं वो प्रमोशन करने जाता था, जब मैं क्लास ले रहा हूं तो वो ऑफिस में आ जाता था, बच्चों को नोट्स भी बांटता था, प्रिंट भी निकलवा कर आता था, और घर में खाना भी बनाता था शाम को। और मैं उसको मोटिवेट करता था, भाई आने वाला समय अपना ही है, आप तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो आकर बताता था, सर वहां पे 500 बच्चों की क्लास चल रही है। तो मैं कहता था कोई बात नहीं, अभी तो अपने पास 40 है, अपने पास भी 500 होंगे कभी। उसको मोटिवेट करता था, फिर अपने पास भी ये होगा वो होगा, मोटिवेट। क्यों? क्योंकि वो पैसों से काम नहीं कर रहा उस समय पे, उसको क्या काम करवा रहा है? मोटिवेशन। तो मेरे पास जब पैसे है ही नहीं, मैं सोचूं ऑर्गेनाइजेशन में मैं भैया उसको सैलरी दे दूंगा, 10 स्टाफ वाले रख दूंगा, नहीं, मुझे उस समय पे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है ये सिखाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल, यानी कि सामने वाले बंदे को ट्रांसफॉर्म कर दो। अरे भैया हमारी आर्मी किस लिए लड़ती है? जान दे देती है। सैलरी देखो तो 30,000 भी नहीं होगी, 40,000 होगी एक सैनिक की, जान दे देती है अपनी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। उनको बदल दिया जाता है। उनको कह दो ना, अगर उनके वो जो सीनियर ने बोल दिया आग से कूद जा, वो ये नहीं सोचते क्यों कूदना है, क्यों कह रहा है, वो कूद जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। तो सामने वाले को बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन। 2014 में मोदी जी ने अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने, अरे कुछ नहीं आने वाले, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्या किया वो अलग बात है, तुम्हें बदल दिया, बिना कुछ दिए तुम सारे वोट डालाए। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन क्या है? आओ भैया ये तुम्हें क्या बोलते हैं, बीपीएल लो, राशन खाओ, ये लो, हर महीने 50 किलो गेहूं मिलेगा, 20 किलो चीनी मिलेगी, 10 किलो ये मिलेगा, 5 किलो तेल मिलेगा, खाओ और हमें वोट दो। ये क्या है? ट्रांजैक्शनल। सामने वाले को क्या करो? पैसे देकर उससे काम करवाओ, रिवॉर्ड होगा, पनिशमेंट होगी। काम करेगा तो रिवॉर्ड देंगे, नहीं करेगा तो पनिशमेंट होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट कहां? ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। आज मेरी एडवर्स सिचुएशंस है तो मैं उस तरीके से काम करूंगा। आज मेरे पास सब रिसोर्स है, आज मेरे पास 20 स्टाफ वाले हैं, तो मैं आज किसी को ये नहीं कहता कि हम कभी ये होंगे तो ये होगा। काम करना है तो कर, नहीं तो चल घर अपने। लीडरशिप स्टाइल चेंज हो गया। तो तुम्हें किस समय पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है? हालांकि ट्रांसफॉर्मेशनल हर समय पे चाहिए, पर कहने का मतलब क्या, ज्यादा किस ओर फोकस है? उस समय पे एक आदमी 5 लोगों का काम करता था, और आज एक आदमी एक का करता है। बस वो एक का करता रहे, मुझे बहुत है, मुझे आज उससे 5 नहीं चाहिए, आज मैं कैपेबल हूं। तो तुम्हें भी आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्टाइल कौन सा हो, ये सिखाएगा तुम्हें। समझ रहे हो? ऑडिट और कंट्रोल की बात समझ ली। अब टर्मोलॉजीज की बात करते हैं। आने वाले समय में तुम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठे और वो साहब बोलते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज अवर कैश काउ। तुम कहोगे कौन सी गाय? कामधेनु तो सुनी थी मैंने। अरे भैया कैश काउ मतलब वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मुझे क्या देता है, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इनकर किए
एक्सपेंस मुझे इनकम देता है, वो कैश काउ है। एचपी का 1020 प्रिंटर, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, अपने आप बिकता है। दैट इज क्या चीज? कैश काउ। समझे? तो कैश काउ मतलब वो गाय जो कम खाती है और दूध ज्यादा देती है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? कम चाहिए। खर्चे क्या है? कम चाहिए। बट उसका इनफ्लो क्या है? ज्यादा। तो ये टर्म्स तुम्हें सिखाई जाती है ऐसे में, ताकि तुम आने वाले समय में बिजनेस कर सको। अरे भैया तुम क्या समझते हो? कोई कहता है सर सीए का आने वाले समय में कोई स्कोप नहीं है। मैं खुद कहता हूं भैया, स्कोप हो ना हो, स्कोप बनाना पड़ता है। स्कोप बनाना पड़ता है। अब तुम सोचो कि मैं भैया वही प्रैक्टिस करूंगा, तुम सोचो कि भैया मैं यही चीज करूंगा। नहीं, मैं बिजनेस करूंगा। हमारे एक एरिया में एक बंदा है, मैं अभी थोड़े दिन पहले उसको मिला। ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो पता क्या करता है? उसके फादर वो थे, क्या कहते हैं जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं दलाली करना, मकान बेचने वाले, जो क्या बोलते हैं, ब्रोकर। और वो ब्रोकर है। वो क्या है? ब्रोकर है भाई साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रोकर। क्या कर रहा है? 2 आदमी बैठे, उनकी डील करवा रहा है। ये ले 2 करोड़ का मकान दे, 2 10 का ले ले, 2 8 का ले ले, चल हो गया 2 5 में डन। भाई साहब ये काम कर रहा है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। भाई साहब शाम को हर महीने वो कम से कम 20 करोड़ के सौदे करवा देता है। हर महीने की बात कर रहा हूं, 20 करोड़ का हो गया, 1% 20 लाख रुपए, दोनों पार्टी से 40 लाख रुपए लगा लो जोड़। अब मैं सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूं? अरे भैया ये देख पैसा कहां से आएगा? लीगल तरीके से। तो मैं तुम्हें उस एक्सट्रीम तक एग्जाम्पल पे ले गया, कितने छोटे एग्जाम्पल पे। अरे भैया तुम सोचो ना, मैं चार्टर्ड बन के बिजनेस करूंगा, अरे उस बिजनेसमैन से अच्छा होऊंगा जो बिना चार्टर्ड बने बिजनेस कर रहा है। अरे भैया सीधी बात है, आज तुम अपने पापा की दुकान पे बैठ जाओ तो तुम उससे बेटर होगे। एक आदमी क्या बोल के गया मुझे, अभी थोड़े दिन की पहले की बात है। वो आया, एक्चुअल में अपना होटल भी है, तो उस होटल के अंदर मैंने उसका स्टे करवाया। दिल्ली से आया था, तो मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूं, आज मैं दिल्ली में हूं, अलग बात है। तो वो वहां पर आया, तो मैं उसको शाम को, मेरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे थे, तो मैं शाम को उसको घुमाने चला गया। मैं कहा चलो आधा घंटा बाहर से आया तो होता है। तो बातें करते लगे, उसने मुझसे पूछा, मैंने भी उसको बताया, अपनी लाइफ की जर्नी वगैरह बताई। तो मेरे को उसने क्या बोला, कहते सर मेरे ना फादर की शॉप है, और मैंने वो शॉप ज्वाइन नहीं करी, और मैं सीए बन गया, मैं प्रैक्टिस करने लग गया। आज मैं, और इस बात को हो गए 10-15 साल मेरे फादर की शॉप को। आज ना मेरे को लग रहा है मेरा डिसीजन अच्छा है, और मैंने सीए चूज कर लिया, और मैं सीए बन गया, और मैंने वो फादर वाली शॉप ज्वाइन नहीं करी, और आजकल वो काम अच्छा भी नहीं चल रहा। मैंने उस समय में, सच बोल रहा हूं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको कहा, मैंने कहा सही, फिर तो बढ़िया डिसीजन रह गया कि आप इस लाइन में आ गए, और ये हो गया। फिर मैं अपना घर आ गया, ठीक है। घर आकर जब मैं अपना बैठा, मेरे विचार चल रहे थे जैसे बैठा आदमी सोचता रहता है, कुछ भी बात एकदम क्लिक हुआ। मैंने कहा यार वो बंदा ये कह रहा था कि यार मैंने फादर का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, और उनका बिजनेस, अब वो इंडस्ट्री डाउन हो गई, और ये सब चीज। मैंने कहा यार उसका डिसीजन, मैंने बोल तो दिया सही है, पर उसका डिसीजन सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? उसके फादर की जगह वो होता तो वो कोई ना कोई ऑल्टरनेट वे जरूर ढूंढ लेता, कोई ना कोई धंधे को बदल लेता, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज कर लेता, कोई ना कोई अलग लाइन में चला जाता, कोई ना कोई सपोर्ट कर देता। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका सीए वाला प्रोफेशन बिल्कुल बेकार है, मैं कह रहा हूं कि अगर वो ज्वाइन करता तो वो उस बिजनेस को बचा ले जाता। चाहे पूरी इंडस्ट्री डाउन होती तो वो अपना सिस्टम बदल देता। भाई साहब कोविड के अंदर मैं यहां से अपने होटल में शिफ्ट हो गया, ठीक है, उसमें एक हाउस है, मैंने उसको रेनोवेट करवा के वहां शिफ्ट हो गया। मैं जब वहां बैठा तो वहां उसकी बेसमेंट के अंदर बेटा एक वो था, लगभग उसमें ना 300-400 गज की बेसमेंट है, 300 गज की बेसमेंट, और उसके ऊपर भी वो पिछले 5 साल से ऐसी पड़ी है, कोई किराया भी नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था। मैं जैसे ही गया, मैंने उसको जाकर रिनोवेट करवाया, उसमें लाइब्रेरी बना दी। लाइब्रेरी ऐसी कि पूरे सिरसा की टॉप क्लास की लाइब्रेरी, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर डेस्क, सब चीजें बना दी। और भाई साहब उसमें 70 सीटें बना दी टोटल। आज उसके अंदर 80 बच्चे आते हैं, रोटेट होते रहते हैं, तो 80 बच्चे आते हैं, और महीने की 80,000 इनकम है वहां से। कितनी? 80,000।
उससे 30-31 खर्चा होता है। और स्ट्रेटजी देखो, मैंने अपने अकाउंटेंट को वहां बिठा दिया और सफाई करने के लिए एक स्वीपर रखा जो मेरा ऑफिस भी साफ करता है और उधर वो भी साफ करता है, लाइब्रेरी। स्ट्रेटजी है भैया, कॉस्ट है ही नहीं भाई साहब, लाइब्रेरी की कॉस्ट नहीं, रेंट नहीं, खुद की प्रॉपर्टी। अच्छा, वो अकाउंटेंट को बिठा दिया, कोई मैडम रखने की जरूरत नहीं जो पैसे ले। स्वीपर वही जो आधा वहां काम करता था, आधा यहां काम करने लग गया। स्ट्रेटजी, आज वो 50,000 रुपए देने लग गई। भाई साहब, वो आपने सोचना है। तो आपके अंदर वो कला कब आएगी? जब तुम अपना ज्ञान लोगे, जब तुम पढ़ोगे, तब तुम चार्टर्ड बनोगे। तो ये चार्टर्ड बनने का मतलब ये नहीं होता कि भैया मुझे रात को बैठ के भैया चेक करनी है लोगों की, या मुझे ऑडिट ही करनी है। नहीं, चार्टर्ड, अरे भैया वो तुम्हें इंसान बनाता है, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाता है। मैं कभी कभी सोचता हूं यार, मेरे को सीए ने क्या दिया, मैं सोचता हूं तो मेरे को सीए ने कैपेबिलिटी दी। क्या कैपेबिलिटी दी? आज मैं तुम्हारे सामने 5 घंटे यहीं खड़ा बिना पानी पिए बोल जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मुझे बिठा दो, मैं 14 घंटे 15 घंटे लगातार पढ़ने लग जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? मुझे उसने गधा बना दिया, समझदार गधा। कुछ भी करवा लो मुझसे। आज मुझे कोई टॉपिक दे दो, मुझे उसकी एबीसी नहीं पता, मैं उसको शाम तक उसका ऐसा निचोड़ निकाल दूंगा, आधा घंटा क्या 2 घंटे लेक्चर दे दूंगा, तुम्हें लगेगा साले को कितना पुराना ज्ञान है। अब मैं सोचू कि वो चीज कहां से आई? अरे सीए से तो आई तुझे, वो तू समझना, वो चीज को क्या है तू समझ। अब तू कहे कि सीए ने मुझे क्या दिया? अरे भैया, सीए तुझे खड़ा होना सिखा रहा है, सीए तुझे बोलना सिखा रहा है, सीए तुझे खाना सिखा रहा है, सीए तुझे मेहनत करना सिखा रहा है, सीए तुझे बड़े बड़े लोगों से मिला रहा है। आज के टाइम में नेटवर्क ही तो सब कुछ है, कोई काम करवाना है तो नेटवर्क ही तो है। एक एग्जाम्पल याद आया, एक बार क्या हुआ, शाम को 6 बजे मेरे चाचा ने बोला कि ऐसे एक मशीन का पार्ट है, वो फरीदाबाद पड़ा है, और जो लड़के हैं वो दिल्ली पड़ा है, और ऐसे करके उसको फरीदाबाद पहुंचाना है। और जो गाड़ी है वो फरीदाबाद से आएगी, अगर वो फरीदाबाद से दिल्ली जाते हैं तो समय बहुत लग जाएगा, रात को वो 3-4 बज जाएंगे। तो वो फरीदाबाद के अराउंड 6-7 बजे निकलेंगे, और वहां से तो दिल्ली से कैसे पहुंचाएगा? यहां से फोन पे कोई स्टूडेंट, कोई कैसे पहुंच गया वहां पर। नेटवर्क, आपको कोई बड़ी समस्या आ जाए, कुछ भी, कोविड के टाइम में हमें मान लो कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हालांकि गलत है, नहीं मिल रहा, पर उसको लेना कैसे है? वो आप में कला है, वो नेटवर्क। समझो? तो वो आपको सीए सिर्फ ये नहीं करवा रहा। क्या आपको सिर्फ सीए? आप पहली बात वो थॉट मैं तो कभी लाता ही नहीं कि मैंने भाई साहब कभी ऑफिस से, मतलब कि सीओपी ली ही नहीं मैंने कभी। यानी कि मैंने आईटीआर से, ऑडिट से एक पैसा भी नहीं कमाया। इवन मुझे यह भी बोला जाता है कि सर आप सीओपी ले लो, दोनों चार्टर्ड हो, बैंक ऑडिट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, आप मत करना, हम कराएंगे, आप सिर्फ साइन कर देना, आप हमारे पार्टनर बन जाओ, हमारे फर्म का वो लेवल बड़ा हो जाएगा, हम ये कर देंगे। मैं कहता हूं नहीं भैया, मेरे पिताजी ने समझाया था एक काम की ओर फोकस करोगे तो बढ़िया रहोगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कभी भी सीए को तुम इस एंगल से मत लो। किस एंगल से? कि भैया ये जो सीए है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस में जाना है, मुझे टैक्स ऑडिट करनी है, मुझे जीएसटी ऑडिट करनी है। अरे भैया, मुझे जो करना है वो करूंगा, जो मेरा दिल कहता है वो करूंगा, बट ये चीज मुझे जीवन जीना, मुझे पढ़ना, मुझे नॉलेज ज्ञान करना, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मुझे अपना कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें दे रही है सीए। आज भैया कहीं जाओ, सामने वाले के बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे हो जाता है, अच्छा सर, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज कौन दे रहा है? ये आपको ये सीए दे रही है। अब आपको इस चीज की ओर फोकस करना है कि भैया मुझे क्या मिल रहा है। ये नहीं फोकस करना कि बाजार में तो वो मेरा दोस्त इतने में नौकरी कर रहा है, अरे वो कर रहा है, वो बेवकूफ है जो नौकरी कर रहा है इतने कम रुपए में। मैं तो ना नौकरी करूंगा, मैं तो वो करूंगा जो मेरा मन कहेगा, जिसमें मुझे लगेगा मैं कामयाब होऊंगा। दुनिया तो टांगे खींचेगी। आप कुछ भी करने लग जाओ, टांगे खींचेगी। तू पतला लग रहा है, तू मोटा लग रहा है, तेरी जींस छोटी है, तेरी पैंट छोटी है, तेरा ये है, तेरा वे है, अरे उसने तो बोलना है, बोलती रहे। अब जब हमने ये देख लिया
तो अब EIS की बात है तो बेटा इन फैक्टर्स पे जरूर ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा मेमोरी। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा मेमोरी। देखो ICI क्या चाहता है बेटा, ICI कीवर्ड्स चाहता है। मेरी और फोकस रखना, ICI क्या चाहता है, कीवर्ड्स। तो जो तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर मेजर वर्ड्स क्या हैं, समझ रहे हो, मेजर क्या है, वर्ड्स क्या हैं। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, इधर देखो। जैसे ये तुम्हारा ERP वाला चैप्टर है, इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। सुनो, अब सुनो, सुनो, जैसे ये फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या फर्क है। अब प्लीज इधर फोकस रखना, जिसके एग्जाम है ध्यान से सुन लो। अब एग्जाम में आ गया कि भैया फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, तो पहले तुम्हें लिखना है कि भैया फ्रंट एंड क्या होता है, फिर लिखना है बैक एंड क्या होता है। फ्रंट एंड वो होता है जो यूजर की तरफ होता है, जो यूजर को दिखाई दे रहा है, जैसे कि सामने मॉनिटर पे तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो फ्रंट एंड। बैक एंड होता है पीछे क्या काम चल रहा है। जैसे YouTube पर तुम किसी गाने को सुनते हो तो तुम्हारे सामने जो चल रहा है फ्रंट एंड है। तुम गाने को पॉज कर सकते हो, गाने को प्ले कर सकते हो, वॉइस को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, दैट इज क्या चीज, फ्रंट एंड। बट YouTube के पीछे सर्वर है, डेटा मैनेजमेंट है, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड है, ये सब चीजें हो रही है, सिक्योरिटी है, वो क्या है, बैक एंड है। अब बेटा उसके अंदर 5 चीजें हैं। पहला है डोमेन एक्सपर्टाइज। पहला क्या है, आवाज आनी चाहिए, पहला क्या है। अब सुनो, अब मुझे ये समझना है अच्छे से, इसमें मेरे को कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। कीवर्ड्स क्या है, देखो यहां पर कीवर्ड है हैंडल करना, हैंडल। तो यहां पे एक कीवर्ड देखो, यहां पर फोकस करो, क्या है, हैंडलिंग। तो मुझे फोकस करना है कि इसमें हैंडलिंग की बात लिखनी है। हैंडलिंग क्या, फ्रंट एंड हैंडल करता है यूजर की रिक्वेस्ट को, तो यूजर की रिक्वेस्ट को, बस इतना। बैक एंड हैंडल करता है किसको, डेटा को, किसको, डेटा को। बस अंदर क्या लिखा है उससे कोई मतलब, पढ़ ली लाइन ठीक है, बट दिमाग में क्या रखना है, हैंडल, डोमेन एक्सपर्टाइज, हैंडल, डोमेन एक्सपर्टाइज, हैंडल, डोमेन एक्सपर्टाइज, हैंडल। फिर हैंडल किसको, डेटा को, बैक एंड। हैंडल किसको, यूजर की रिक्वेस्ट को। बस ये नहीं रटना, ये तो बेटा उसका श्रृंगार है। मेन चीज क्या है, हैंडल किसको, यूजर की रिक्वेस्ट को, किसको, डेटा को। मेरी बात समझा रही है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के एक्सपीरियंस में, यूजर के एक्सपीरियंस में, आवाज आ रही है सिलेंडर, यूजर के एक्सपीरियंस में शब्द है गाइड। क्या है, गाइड। भैया ये यूजर को एक्सपीरियंस को, प्लीज इधर देखो, इधर देखो, यूजर के एक्सपीरियंस को आसान बनाता है। दिमाग में इनपुट क्या देनी है, पेपर में, अरे भैया 300-400 पेज की किताब है, 350 पेज की किताब है, पेपर वाले दिन के एंगल से सोचा करो। वहां नहीं कि ऐसी चल रहा है, अभी अभी खाना खाया और मेरी पोजीशन ऐसी है, माइंड बिल्कुल परफेक्ट है। उस दिन की सोचो जब 7 पेपर दे चुके होगे, 6 पेपर दे चुके होगे, इतनी रातों की नींद पेंडिंग पड़ी होगी। उस दिन के एंगल से सोचो करो कि भैया मुझे क्या चीज चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, यूजर के वो गाइड करता है, बार बार गाइड करता है। क्या करता है, गाइड करता है, किस चीज का ऑप्शन बताता है उसको, भी भैया तेरे को पीडीएफ में चाहिए, तेरे को एक्सेल में चाहिए, इतने इतने साइज के मेरे पास ऑप्शन है, कलर के ये कलर के मेरे पास ये ऑप्शन है, ये कलर के ऑप्शन है, गाइड कर रहा है। तो ये क्या है, गाइड करता है। शब्द क्या हो गया, गाइड। अगला क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में वर्ड रखना है ध्यान, फॉर्मेट। ये फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, इसमें बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, कलर हो सकते हैं, बस यही, बोल्ड, कलर, बोल्ड, इटैलिक। स्पीड, स्पीड, लोड बट गया, लोड बट गया, लोड बट गया, इनपुट देनी है ऐसी, लोड बट गया, लोड बट गया तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। फ्रंट एंड अपना लोड ले रहा है, बैक एंड अपना लोड ले रहा है, तो कीवर्ड क्या है, लोड। लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, एक यूजर की लैंग्वेज, एक टेक्निकल लैंग्वेज। यूजर की लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज। तो ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यूजर की लैंग्वेज और कौन सा लैंग्वेज, अरे वो पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि वो शब्द कौन सा है। अब
अब ध्यान से सुनना, ये जब देख लिया, इसके अंदर के ये वर्ड तुमने रट लेने हैं समझने के बाद, ठीक है, समझने के बाद रट लेने हैं। जब मैंने ये शब्द रट लिए, फिर मुझे ये वाले शब्द तो खून में बस जाने चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? खून में बस जाने चाहिए। आधी रात को किसी ने पैर मारा, उसने पूछ लिया तो तुम्हें बोल देना भैया डोमेन एक्सपर्टाइज, यूजर एक्सपीरियंस, प्रेजेंटेशन स्पीड, बोल देना। ये नहीं कि डोमेन एक्सपर्टाइज, बस यार पता नहीं, ये तो मैं कहता हूं खून में बस जाए तब पास होगी ईआईएस। मैंने क्या बोला था? पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि भैया तेरे को इसकी जरूरत क्यों है। अब भैया अब उसका दर्द क्या है? अरे भैया डॉक्टर को दिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मर जाऊंगा बीमारी बढ़ती रही तो। अब वो जो इलाज करेगा वो इलाज दर्दनाक है, पर दर्द तो सहन करना पड़ेगा। अगर कुछ गेन करना है तो पेन तो लेनी पड़ेगी, समझे? अब आईसीआई क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मुझे कीवर्ड्स मिले। वो भैया वो ये शब्दों को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? ये इन शब्दों को ढूंढता है। और इन शब्दों को, मेरी ओर देखो, इन शब्दों को आईसीआई ढूंढता है। कौन? जो पेपर सही से चेक करता है। आईसीआई का वो एग्जामिनर जो पेपर सही से चेक करता है। सर पेपर सही से चेक नहीं होते भैया, चेकर कई तरह के होते हैं। अब मेरी बात को समझना, मैं तुम्हें बात का प्रूफ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सब्जेक्ट अभी रिसेंट में शायद 2008 में आया था, 2018 में, सॉरी 2018 में आया था। कौन सा? EISSM। जितने भी चेकर हैं, शायद चेकर की क्वालिफिकेशन के लिए भी शायद 3 या 4 साल हो जाने चाहिए सीए बने हुए। यानी कि उस आदमी को ने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। क्या बोल रहा हूं? उस आदमी ने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हो? कोई वो आईटी का नहीं है, वो सीए है जो चेक कर रहे हैं। वो तुम्हारे से पुराना है, टेक्नोलॉजी रोज अपडेट होती है। शायद उसने उतना कंप्यूटर ऐप आईटी ना देखी हो जितनी तुमने देखी है। यानी कि उसका लेवल क्या होगा तुम खुद सोचो। सच्चाई बोल रहा हूं कैमरे के सामने, उसका लेवल क्या होगा खुद सोचो। तो चेकर 2 तरह के होते हैं। एक जो अंदर पढ़ते हैं, जो अंदर पढ़ते हैं वो क्या चाहते हैं? गाइड। वो क्या चाहते हैं? फॉर्मेट, कलर। ये क्या चाहते हैं? हैंडल यूजर की रिक्वेस्ट, डेटाबेस, डेटा। जो नहीं पढ़ते वो क्या चाहते हैं? वो भैया दिख कैसे रही है ऐसे, ये मेन कपड़े हो गए बेटा। वो क्या देखेगा? डोमेन एक्सपर्टाइज है या नहीं, यूजर एक्सपीरियंस है या नहीं, ये उसको ही नहीं पता। या फिर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो अपना घर पर उसके पास एक वो आता है, क्या बोलते हैं, सजेस्टेड आंसर, उसको पढ़ लेगा 2-3 बार और उसको पढ़ने के बाद मैचिंग करेगा। मैचिंग करेगा यानी कि कहने का मतलब कितना खतरनाक है। अगर तुमने बेटा, जैसे कि इधर देखो, जैसे कि ईमेल को हम फॉरवर्ड करते हैं। ईमेल को क्या करते हैं? फॉरवर्ड। आईसीआई की मॉड्यूल में लिखा हुआ है रीरूट करना। क्या करना? रीरूट। तो अगर तुमने रीरूट की जगह फॉरवर्ड लिख दिया, नंबर नहीं देगा, नहीं देगा। सर ऐसे कैसे नहीं देगा? नहीं देगा सर, ऐसे कैसे नहीं देगा? अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा क्यों कर लिया? हाँ भैया उसकी चलती है, वो चला रहा है। तो तुम्हें इन 5 शब्दों को खून में बसाना होगा। अब ये 5 शब्द खून में कैसे बसेंगे? मेमोरी टेक्निक से। 2 मेन आदमी हैं, एक लड़के वाले की तरफ से, एक लड़की वाले की तरफ से। 2 मेन, मेरी ओर देखो, 2 मेन। तो लड़की के पेरेंट्स 2 मेन, लड़के के पेरेंट्स 2 मेन। 2 मेन, दोनों शादी करवाने के एक्सपर्ट हैं, दोनों को शादी करवाने का एक्सपीरियंस है, तो दोनों को एक्सपीरियंस है। तो डोमेन एक्सपर्टाइज, यूजर एक्सपीरियंस। नजर मेरी ओर, पहला क्या है? आवाज आनी चाहिए। पहला क्या है? दूसरा क्या है? लड़के लड़की को दिखाएंगे एक दूसरे को, यानी कि क्या होगी? प्रेजेंटेशन। फिर लड़की के माँ बाप कहेंगे हमारी लड़की तो बड़ी स्पीड से काम करती है, तो क्या चीज? स्पीड। बोलती भी मीठा है, लैंग्वेज। 5 पॉइंट बोलो। पहला क्या था? आवाज आनी चाहिए। पहला क्या था? पहला क्या था? दूसरा
तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा स्पीड, और पांचवा बताओ, तुम कहते हो याद नहीं होता। समझे मेरी बात? अब इसके साथ साथ बेटा सिर्फ ये नहीं, देखो ये चार्ट्स यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं? चार्ट्स यूज करने हैं, जितना ज्यादा हो सके चार्ट्स। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारे वो कपड़े हैं, ठीक है, मैं थोड़ा देसी अंदाज में बोलता हूं, बोलता सच हूं। वो कपड़े हैं, ये नहीं लिखे तो वो चेक करता है जो अंदर जाके, वो भी कुछ नहीं देगा। जो अंदर जाके चेक नहीं करता वो भी कुछ नहीं देगा। तो तुम्हें ये अच्छे से करना है, और अंदर कीवर्ड को दिमाग में रखना। सर मैं पूरा रखूं, अरे तू रख सकता है, तो जो चीज तू कर ही नहीं सकता तो उसके बारे में सोचना ही क्या। अब मैं सोचूं कि भैया मेरी शादी ऐश्वर्या से क्यों नहीं हुई, अरे भैया नहीं, जो चीज पॉसिबल नहीं है तो वो तो नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो चीज पॉसिबल है वो हम उसकी बात करेंगे ना। तो जो चीज तुम कर सकते हो तुम उसके बारे में सोचो। तो मैं कर क्या सकता हूं, मैं उसको समझ सकता हूं। कर क्या सकता हूं, उसके की पॉइंट्स को याद कर सकता हूं। कर क्या सकता हूं, अंदर थोड़ा थोड़ा याद कर सकता हूं। क्या कह रहा हूं? अंदर थोड़ा थोड़ा याद कर सकता हूं। समझ रहे हो? और कभी भी इस झांसे में मत रह जाना कि ये सब्जेक्ट आसान है। नहीं, मैं पहली क्लास में बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट आसान नहीं है। पहली क्लास में क्यों आसान नहीं है? भाई साहब 350 पेज का मॉड्यूल है, सेम चाहिए उसको। अच्छा, शब्द ऐसे जो हमारी वोकैब के नहीं है, शब्द ऐसे जो हमारी वोकैब के नहीं है, उसको सेम चाहिए। और मजे की बात, हर चैप्टर में 20-20 क्वेश्चंस हैं। 20-20 क्वेश्चंस के अंदर से हमें हर क्वेश्चन के अंदर 5 से 10 पॉइंट है। कोई भी क्वेश्चन खोल लेना, रैंडमली मैं पेज खोलूंगा। बोलो कौन सा पेज नंबर खोलूं, जल्दी बताओ, बोल दो कोई भी पेज नंबर, 1 से लेके 92 तक कोई भी पेज नंबर बोलो। है 92, शाबाश बेटा, तो अंत में ही आ जा। हाँ ये देखो, अब मैं अंत में तो है नहीं, तो ये यहां पे जा रहा हूं 91, ये 91, ये देख रहे हो, ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स आ गए। हर पेज पे तुम जाकर मॉड्यूल में रैंडमली कुछ भी खोल लेना, आपको क्या मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे। अब पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में वो आपसे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऐसे वो 15-16 क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। अब तुम सोचो, पूरी बुक में से, हर चैप्टर के अंदर से वो एक क्वेश्चन पूछेगा, 1 या 2। अब वो क्वेश्चन के अंदर 5-5, 6-6 पॉइंट एग्जैक्ट निकाल कर लाना और उसको वहां पर परोसना, कितना बड़ा चैलेंज है। मेरी बात समझ रहे हो? अब वो चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर मैं नहीं करूंगा, करता रहे, फिर दे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। तो भैया तुम्हें इसको समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। कुछ लोग मुझे चैलेंज करते हैं कि सर आप तो रटने पे ज्यादा जोर देते हो, या फिर मेरे राइवल मेरे बारे में बोलते हैं कि वो तो रटवाता है। भैया मैं रटवाता हूं, ये मेरी यूएसपी है, मैं कर सकता हूं, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम इसलिए बोलते हो। भाई साहब मेरे लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर नॉर्मल लेक्चर से 30% ज्यादा समय लेता हूं मैं। बच्चा तो बहुत रोता है, बच्चा तो अपने आप रोएगा, सर आप इतनी लंबी क्लास। भैया क्लास लंबी है, अटेम्प्ट नहीं लगते। क्लास शुरू होने के 30 मिनट तक रिवीजन ही चलती है। रिवीजन ये नहीं कि कल की क्लास में क्या किया, भैया सेट बना रखे हैं मैंने। सेट, ये तुम्हारा ईआरपी का सेट है, जैसे इसके अंदर 4 सेट हैं, ये ईआरपी का सेट हो गया। ये देखो यहां पे ऊपर लिखा होगा XBRL, BI और ऐसे करके 3-4 नाम होंगे, MIS, ये सेट हो गया। ये MIS, XBRL, डेटा एनालिटिक्स और BI का सेट है। और अगर मैं ऊपर पहले जाऊंगा तो ERP का, सॉरी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम का सेट होगा। फिर इसके बाद देखो यहां पे सेट लिखा हुआ है, ये कौन सा सेट है? चैप्टर एक ही है, ये एक चैप्टर वाइज मैंने PDF बना रखी है। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब मैं इसके देखो 20 नंबर पेज पे जाऊंगा तो ERP का सेट आ जाएगा। सेट, तो दिमाग में सेट को सेट करते हैं कि ये ERP का चैप्टर में, हर चैप्टर में 5-5, 6-6 सेट है, तो तेरे टोटल
25 सेट हो गए। जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ग्रिड का अलग सेट है, क्लाउड का अलग सेट है। पेपर में क्वेश्चन आता है तो बच्चा ये नहीं सोचता कि कहां से आया मॉड्यूल में, बच्चा ये सोचता है कौन से सेट से आया। दोनों में फीलिंग समझो, पूरी बुक की बात नहीं कर, वो सेट में जाता है। वो 5 सेट में से अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, वो उसको उखाड़ के वो सामने वही कपड़े उतार देता है। मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब? ये आपको अप्रोच लानी पड़ेगी, किसी का कसूर नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि भैया पीड़ा तो होगी, समझे? अब बात आई कॉन्सेप्ट और मेमोरी। दूसरा, पेपर चेकर का मैंने तुम्हें बता दिया। पॉइंट बिल्कुल सही होने चाहिए। मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़नी है। मॉड्यूल की लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, उस चीज को समझो। क्या बोला मैंने? ये सब्जेक्ट बेटा जितने भी चेकर है 90% चेकर ने पढ़ा ही नहीं है। EIS तो खास करी, अरे कैसे पढ़ लेगा वो EIS? हम पढ़ते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारा जोर लगता है कि एक शब्द को समझने के लिए। जो मुझसे यहां पे क्या कहते हैं पढ़े हुए बच्चे बैठे हैं, उनसे पूछ के देखो, एक शब्द को समझाने के लिए 15 मिनट लग जाते हैं कभी कभी भी। ये शब्द का मतलब क्या है? भाई साहब मैं आपको बोलूं कि भैया अपना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझाने के लिए 20 मिनट चाहिए मुझे। वहां मॉड्यूल में क्या लिखा होगा? इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, VPN यूज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, टनल। अरे भैया टनल समझाने के लिए बताना पड़ता है कि टनल का मतलब क्या। टनल का मतलब कोई अटल टनल नहीं है। टनल मतलब वो जगह जहां से डेटा इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। अब इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है टनल समझाने के लिए। अब बच्चा कहेगा इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड क्या होता है, फिर इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड समझाओ। प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, इंक्रिप्शन। फिर बच्चा कहेगा साइबर टेक्स्ट क्या होता है। समझ रहे हो? ये IT एक शब्द को समझाने के लिए पीछे जाना पड़ता है इतना बैकग्राउंड में। और वो मैं तुम्हारे एंगल से नहीं बात कर रहा, मैं किसी टीचर के एंगल से नहीं बात कर रहा कि वो कैसे समझाता है, वो कैसे समझाता है। मैं एंगल समझा रहा हूं चेक करके एंगल से। भाई साहब उसने पेपर चेक करना है, पैसे लेने ICI से, उसने अपना धंधा संभालना है, घर परिवार संभालना है। वो तुम्हारे लिए नहीं पढ़ रहा टनल क्या होता है, टनल के लिए। या फिर वो मेरे जैसे कि या किसी की क्लास लगा के तुम्हारा पेपर चेक नहीं करेगा। उसने क्या करना है पेपर चेक करने के लिए? उसने भैया एक सजेस्टेड उठाना है जो ICI ने भेजा है, उसको 1-2 बार पढ़ लेना है, उसको हाईलाइट कर लेना, कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, बस वो इधर अपने इस पैर पे रख लेगा और दूसरे पैर पे सजेस्टेड रख लेगा और मैचिंग करेगा। समझे? तो अब भैया एक बात बताओ, जिसको नॉन वेज पसंद है तुम उसको नॉन वेज परोसना ही पड़ेगा। अब तुम कहो कि भैया मैं उसको वेजिटेरियन खिलाऊंगा, अगला खाता ही नहीं है, तुम कैसे खिला लोगे? खिला लो, नाराज होके चला जाएगा। तो वो वही काम है, उसको भैया वो चीज आती नहीं है, उसको चेक करना आता ही नहीं है। वो भैया अगर तुम फॉरवर्ड लिखोगे उसको नहीं पता फॉरवर्ड क्या होता है, उसको रीरूटिंग ही पता है। समझे? अब वो चीज तुमने अपने अंदर डेवलप करनी है, तुम्हें उसके हिसाब से बनना पड़ेगा। इंडिया में गाड़ी चलानी है तो बेटा सिर्फ तुम्हें गाड़ी तो ना आनी चाहिए, तुम्हें यह भी सीखना है भैया सामने वाला कैसा चलाता है। भाई साहब ये भी तुम्हें सीखना है, ठीक है? वो इधर उधर ऐसे ऐसे चला रहा है तो खुद स्लो हो जाओ। तो ये नहीं कि मैं तो अपने रास्ते से जा रहा हूं, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। नहीं भैया उसका भी ध्यान रख ले भाई साहब, रखना पड़ेगा, नहीं रखेगा तो ही मरेगा। सेम कहानी है, तेरे को उसके हिसाब से बनना। यही तो चैलेंज है इस सब्जेक्ट में। तुझे सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बनना, तुझे नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या है उसके हिसाब से नहीं चलना, तुझे तेरे चेकर के हिसाब से चलना है। समझो? एक बाप होता है बच्चे को कुछ नहीं कहता, एक बाप होता है बिना कारण के 2 लगा देता है। तो बच्चे को बाप के हिसाब से बनना पड़ता है, ये बिना कारण के लगा देता है, चुप करके बैठा रहे। समझ रहे हो? तो हमें उसके हिसाब से बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा, लगा रहे, मेरा क्या जाता है, एक और सही, इधर तो एक अटेम्प्ट और सही। सबसे गंदे इसी में तो नंबर आते हैं, EIS और ऑडिट में। क्यों आते हैं? इसीलिए तो आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो चाहिए जो मॉड्यूल में है। भाई साहब मॉड्यूल में है, और मॉड्यूल वाला रखने के लिए आपको उसको अच्छे से याद भी रखना पड़ेगा। अभी मैं तुमसे पूछूं तो पहला पॉइंट क्या था अभी जो हमने किया? डोमेन एक्सपर्टाइज दूसरा, यूजर एक्सपीरियंस तीसरा, प्रेजेंटेशन चौथा, और 5वां बताओ लिखाओगे, नंबर मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? समझे? ये अप्रोच लानी पड़ेगी। मैं कल परसों उनको एक क्वेश्चन करवा रहा था क्वालिटी मॉड्यूल का, मेरा बैच चल रहा है, ठीक है?
तो रिकॉर्डिंग चल रही है, साथ में बच्चे भी आते हैं वहां पर। तो क्वालिटी मॉड्यूल का क्वेश्चन, तो मैंने उस पे मैंने उसको याद करवाने में ही 3 घंटे लगा दिए। मैं आज सोच रहा था रास्ते में गाड़ी में कि मैंने 3 घंटे एक क्वेश्चन याद करवाने में करवा दिए, क्योंकि मुझे पता है वो आने वाला है। क्वालिटी मॉड्यूल ये तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम कहोगे कि ये सपने में भी नहीं कर सकते तुम ये क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, ये इस बार आने वाला है, क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस। लिख भी लो तुम चाहे, क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन करवाने में 3 दिन लग गए। मास्टर डेटा एंड स्टैंडर्ड सेट फॉर क्वालिटी, यही होगा। क्वालिटी टारगेट टू बी सेट, यही होगा, चेक कर लेना। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर, तीसरा पॉइंट होगा। यही है क्या, गलत बोल रहा हूं मैं? यही है ना, समझ रहे हो? अब इसको ये मेरे को ये पॉइंट करवाने में क्या लग गए? 3 घंटे। 3 घंटे कैसे लग गए खुद सोचो। पहले करवाया 30 मिनट लगभग करवाने में लग गए, क्योंकि वो तो डोमेन की तरह तो ना इतना बड़ा है। सबसे मतलब कि मैं मेमोरी के एंगल से बोलता हूं कि मेरा सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है जो बच्चों को याद करवाना होता है। पहले करवाया 30 मिनट तक, फिर उनसे सुना 5-7 मिनट तक। सुनने के बाद अगले दिन वो आए, फिर करवाया दोबारा से। ऐसा क्वेश्चन दोबारा करवाना पड़ता है, होता तो है नहीं, दिमाग में बच्चे हैं भैया। ठीक है, 20 मिनट फिर लगाए, फिर सुना, फिर अगले दिन फिर सुना। अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे तो फिर उसको इंप्रूव किया, फिर अगले दिन 2 दिन तक फिर सुना, फिर जाके फाइनल हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? फिर इसको लिखवाया। मैं ये सोच रहा था, अरे भैया क्यों, मरना तो पड़ेगा। मैं चाहूं तो वो 3 घंटे कैसे सेव कर दूं? मैंने समझा दिया, कर लो बच्चों, मैंने क्या लेना है। मैंने समझा दिया कि भैया स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट करना क्या होता है, क्वालिटी टारगेट प्लान क्या होता है, तुम्हें खुद ही समझ आ रहा होगा क्या होता है। मैंने ये करवा दिया। करवाने का बच्चा अपने आप करे, पर मुझे पता उससे होगा ही नहीं। और दूसरी बात, वो नहीं कर पाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखेगा तो वो चेकर ऐसे। तो मुझे उसको उसी फॉर्म में तैयार करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें उसको उस फॉर्म में तैयार करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? अब की पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए। रिवीजन, बेटा इधर फोकस करो। रिवीजन का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, समझ रहे हो? रिवीजन तो इस सब्जेक्ट में इतनी चाहिए, तुम सोच भी नहीं सकते कितनी चाहिए। ना कि ये कि भैया एक चैप्टर कर लिया तो भैया उसका नंबर जो है ना, जब मेरा 13वां चैप्टर होगा, 5 EIS के और 8 SM के, उसके बाद करूंगा। नहीं, पहला कर लिया, दूसरा कर रहा है तो पहला रिवाइज करता रहे। कम से कम कपड़ों को तो धोता रहे, साफ रहे। की पॉइंट्स को तो याद करता रहे। की पॉइंट्स को याद नहीं करेगा तो बड़ा पछताएगा। कहानी समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? मुझे क्या लेना, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि भैया तुम इस चीज को समझो कि वो सामने वाला चाहता क्या है। उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो भैया रिश्ता नहीं चल पाएगा, समझे? तो इस चीज को समझो, वो क्या चाहता है। वो भैया ये चाहता है कि मुझे वो पॉइंट्स मिले, वो कीवर्ड्स मिले। वो कीवर्ड्स को तुम्हें वो सब्जी मंडी के उस सब्जी वाले भाई की तरह पानी के छिट्टे मार मार कर सुबह से लेकर शाम तक सब्जी को फ्रेश रखोगे तो ही बिकेगी। तो तुम भी उसको रिवाइज कर करके उसको फ्रेश रखोगे, उन कीवर्ड्स को, उनके अंदर के की पॉइंट्स को, तो ही वो तुम्हें सब्जी वाला नंबर देगा। समझ रहे हो? तो रख पा सकते हो या नहीं, वो तुम्हारा चैलेंज है, उसका चैलेंज नहीं है, वो तुम्हारी पीड़ा है। ठीक है, उसके बाद ICAI के पेपर, हाँ, जो पिछले पास्ट ईयर के MTP RTP मॉक टेस्ट, ये जरूर करो। ठीक है, इसके लिए बेटा मैंने देखो ये बना रखा है। ठीक है, अब देखो मई में RTP मॉक आया, मॉक 2 आया, ये सारी चीजें तुम एक बार जरूर गो थ्रू करो। भाई साहब EIS SM ऐसा सब्जेक्ट है, अगले 20 अटेम्प्ट तक, कितने अटेम्प्ट तक? 20 अटेम्प्ट तक अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि चाहे तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना करे। इतने क्वेश्चंस हैं उसमें, कितने? अगले 20 अटेम्प्ट तक। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही घिसे हुए क्वेश्चन होंगे, नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कितने अगले 20 अटेम्प्ट तक पूछ सकता है। हर चैप्टर से 2 पूछने, 60-60 पेज के चैप्टर हैं EIS के तो खासकर,
एसएम तो चलो 90 से 100 पेज की है, मैं अपनी बुक के हिसाब से बता रहा हूं। मॉड्यूल में तो बड़ी है, मॉड्यूल में वो होता है ना टेक्स्ट थोड़ा फैला सा होता है, समझ रहे हो आप। इतने पेज में से क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है। ईआरपी के अंदर 13-14 मॉड्यूल है, क्वालिटी का मॉड्यूल है, मटेरियल का मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, फाइनेंस का मॉड्यूल है, कंट्रोलिंग का मॉड्यूल है, एचआर का मॉड्यूल है, प्लांट मेंटेनेंस का मॉड्यूल है, प्रोजेक्ट का मॉड्यूल है, इंटीग्रेशन है बिटवीन मॉड्यूल। अब भैया ये एक मॉड्यूल पे एक क्वेश्चन पूछे तो आने वाले 10 अटेम्प्ट तक तो मॉड्यूल का एक एक पार्ट पूछ सकता है, समझे। तो यहां पर बेटा तुम्हें इस चीज का फोकस करना है, क्योंकि बेटा एक समझना, ज्यादातर क्वेश्चंस ईआईएस के अंदर, ईआईएस एसएम के अंदर जो तुम्हारे आईसीआई के मटेरियल में, शब्दों पे ध्यान देना, जो आईसीआई के मटेरियल में आए हैं वही पूछता है। आईसीआई के मटेरियल के अंदर क्या, जैसे कि आरटीपी हो गया, जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया, जैसे कि तुम्हारा सजेस्टेड हो गया, ठीक है। सजेस्टेड के क्वेश्चन नॉर्मली कम आते हैं, बट ये समझना पिछले 3 अटेम्प्ट से पीछे वाले जो अटेम्प्ट है उनके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो तुम अपने आरटीपी मॉक को अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन रूट होकर आता है, पहले वहां जाता है, वहां से पेपर में आता है। सर कैसे बता, एक्सपीरियंस। तो तुम पीछे देखो, मैंने ये तक बना रखा है कि मई में, नवंबर में यहां पे पेपर नहीं हुआ कोविड की वजह से, ये सब चीजें भी लिखी हुई हैं। ये किस लिए, ताकि बच्चों को ये सब कुछ दे पाऊं, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो आप लोगों को ये सारी चीजें, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें करनी है। अगर नहीं करनी तो मेरी एग्जाम से पहले यूट्यूब पर वीडियोस आती हैं जिसमें मैं बताता हूं कि इस चैप्टर के ये 20 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ये जरूर करके जाना। अरे भैया जो 40 क्वेश्चन है अगर पूरे चैप्टर में, तो मैंने 20 छुड़वा दिए क्लास में तो पूरे कवर करते हैं, बट भैया कुछ मेरे जैसे आलसी आदमी है, उनके लिए वो 20 क्वेश्चन बताए जाते हैं। भैया कम से कम पास तो हो जाए, अल्टीमेटली हम सबका गोल एक बार तो क्या है, पास होना ना, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव है आप वो YouTube से वीडियो जरूर देखो, ठीक है। मेरा फोन नंबर भी तुम्हारे पास होगा, नहीं है तो लिख लो, ठीक है। ये मेरा नंबर है 9910504027, 9910504027। सर आप फोन उठाते हो? बिल्कुल। कब से आपका ये नंबर है? लगभग 6 साल से। सर 8 साल से पढ़ाना शुरू किया, 2 साल पहले जो नंबर था उसको मैंने इंस्टीट्यूट का नंबर घोषित कर दिया, आईसीआई का नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट का, मेमोरी क्राफ्टर्स का, ठीक है। तो वो 8 साल से वही चल रहा है और ये मेरा नंबर है, ठीक है। अगर मैं नहीं भी उठा पाता, जैसे अब सेमिनार चल रहा है तो मैं यहाँ पे फोन उठाने लग जाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो मैं कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। तुम भी अभी इसी टाइम में मिस कॉल कर दोगे तो तुम्हारे पास फोन आ जाएगा शाम तक। हाँ सुनील बोल रहा हूँ, तुम कहोगे सेमिनार में बैठा मिलाया था, ठीक है। हाँ होता है ऐसे बेटा, बच्चे करते हैं, समझे मेरी बात। तो ये मेरा नंबर है, तुम कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, चाहे मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। चले, अब जब मैंने तुम्हें ये बता दिया, कहां पर थे, क्या पेपर रिवीजन का वैल्यू बता दिया, आईसीआई का बता दिया, पेपर 100% अटेम्प्ट किया करो, पूरे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। कैसे करना है बताओ, कैसे करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या है, 100 में से 15 नंबर का अटेम्प्ट नहीं किया, बचे कितने? 85 में से 2 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। कैसे? उसने पूछा टेक्नोलॉजी रिस्क, तुम लिखा है टेक्नोलॉजी रिस्क इन सीबीएस, बड़ा फर्क है दोनों में। उसने पूछा टेक्नोलॉजी रिस्क इन सीबीएस, तुम लिखा है टेक्नोलॉजी रिस्क। उसने पूछा आईटी कंट्रोल इन बैंक, तुम लिखा है इंटरनल कंट्रोल इन बैंक। उसने पूछा इंटरनल कंट्रोल इन बैंक, तुम लिखा है आईटी कंट्रोल इन बैंक। कूदते हुए आओगे, सुबह ही पढ़ा था है? अरे सुबह जो पढ़ा था बेवकूफ वो नहीं है ये समझ रहे हो। एक लॉ में वर्ड होता था वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही व्यर्थ है, वो शुरू से ही व्यर्थ है। तुम अपने 5 मिनट और खराब कर रहे जो पेपर में लिखते हुए, समझाई? ये होता है, यानी कि वो 15 का तो छूट गया, बचा कितना? 85 का। 85 में से 10 का वॉइड एब इनिशियो है, हाँ, रिसोर्स भी कंज्यूम कर रहा है। बचा कितना? 75 का। आईसीआई 60% नंबर देता है 75 में से, समझे। ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने एमसीक्यू निकाल दिए, ठीक है। वो 30 में से हमें लगभग 20 प्लस 25 प्लस एमसीक्यू में से मिल जाते हैं। एमसीक्यू के लिए स्पेशल तैयारी मत किया करो, आईसीआई के जो एमसीक्यू है वो कुछ देख लिया करो। ये नहीं कि ले खुदा 2000 एमसीक्यू पार दूंगा,
अब बेवकूफ कॉन्सेप्ट कर लिया तो उसी से तो क्या बने एमसीक्यू। मेरे को बच्चे को बोला होता है सर एमसीक्यू एमसीक्यू, अरे बेवकूफ इतने 270 घंटे तेरे साथ मैंने क्लास में लगा दिए, लगभग 220 घंटे 230 घंटे तेरे साथ क्लास में लगा दिए, पूरा मॉड्यूल तेरे को समझा दिया, एक एक शब्द समझा दिया। डिट्टो मॉड्यूल पढ़ाता हूं बेटा मैं, बस मेरा फॉर्मेट मेरा होता है ताकि मैं हैंडलिंग को हाईलाइट कर सकूं, समझो। अब वो तेरे को इतना वो करवा दिया है, अभी भी तू कहता है कि मेरे को अलग से एमसी। अरे भैया आईसीए ने दिया, उसको पढ़ के तो देख बेटा। सही बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, तुम सही बोल रहा हूं। आज का बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, सच्चाई है ये भाई साहब। तुम टेक्नोलॉजी में इतने फंसे हुए हो। आज मैं पढ़ता हूं तो मेरा फोन बाहर होता है, स्टाफ के पास होता है। मैं टीच कर रहा हूं ना, मेरा फोन यहां पड़ा है ना डाइस में, मैं पढ़ा ही नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? मेरा ध्यान जाएगा, मेरा ध्यान जाएगा और उसमें होगा क्या? कुछ भी काम का नहीं होगा। आप चेक कर लेना अपने 20 दिन की कोई भी चैटिंग, ठीक है, या 20 दिन का कोई भी ग्रुप के अंदर में एक काम की चीज पड़ जाए तो फोन के साथ शादी कर लेना। बताओ, एक भी काम की चीज नहीं होती और उस पर लगे रहते हो, जिंदगी खराब कर लेते हो। कुछ काम का नहीं है वो फोन, समझे हो? काम का क्या है? ये समय फिर नहीं आएगा। इस समय के ऊपर तुम्हारे जीवन के अगले 35 साल डिपेंड करते हैं। सर सिर्फ 35-60 का ही आदमी जीता है बेटा आजकल, ठीक है, तो अगले 35 साल इसी पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो तुम्हारे 2 साल 3 साल जो फाइनल में है या जो भी इंटर में है, जो ये 3 साल पे तुम्हारी जिंदगी के 35 साल तुम्हारी वाइफ के, तुम्हारे 2 3 4 5 जितने भी बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5, उनका जीवन इसी चीज पे डिपेंड करता है कि तुम इन 5 सालों इन 2-3 सालों को कैसे यूटिलाइज करते हो। आप इमेजिन करो, ये 3 साल की मेहनत इजिकल टू तुम्हारे 35 साल का जीवन। मैं अपने आप को देखता हूं, कोई टेंशन ही नहीं है फाइनेंशियल एंगल से। बाकी तो टेंशन भगवान देता ही है बेटा, वो तो उसने देनी है, जीवन में मिलती है, हर किसी को मिलती है। फाइनेंशियल एंगल से भाई साहब मैंने इतनी मेहनत की हुई है टीचिंग के अंदर, इतनी मेहनत की हुई है। सुबह क्लास, शाम को क्लास, सुबह शाम, गाड़ी में नाश्ता गाड़ी में किया महीनों के महीने। सुबह उठे, नहाए, फटाफट नाश्ता रैप किया और चल पड़े गाड़ी में। चल पीछे बैठा, ड्राइवर चला रहा है, धीरे धीरे नींद में ऐसे। आज राजे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कारण वो मेहनत पहले की हुई है। अब कोई सोचे कि सुनील तो ऐश करता है, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया फोन रखता है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी रखता है, एंजॉय करता है, ये करता है, वो करता है। अरे वो सुनील के दर्द को तुम क्या जानो। रात को जब मैं तुम्हें कह रहा था, जब मेरे पास वो लड़का काम करता था, एक छोटे से रूम में मैंने किराए पे यहां पे ले रखा था रूम, और उसके अंदर रहता था मैं। बात याद आ गई तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। और वो कष्ट को तुम क्या जानो। छोटे से गंदे से रूम में रहते थे, ठीक है, उसमें एसी नहीं था, सिंपल सा पंखा था, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। तो मैं अपने ऑफिस जाता था, ऑफिस जाके वहां पे रात को मैं 3 बजे तक पढ़ता था। सच बोलो 3 बजे तक, क्यों? वहां ऑफिस में बच्चों के लिए एसी लगा रखा था, खुद के घर पे नहीं था, रूम में नहीं था। फिर वो क्या कहते हैं, वहां इंटरनेट कनेक्शन था। फिर 3 बजे वहां से जाता था घर पे सोने, सुबह 6 बजे उठकर आ जाता था क्लास लेने, लैपटॉप वहीं छोड़ जाता था। रास्ते में कुत्ते थे लक्ष्मी नगर के। भाई साहब वो जीवन मैंने जिया है, आज दूसरा जीवन जी रहा हूं। अब मैं सोचूं पहले दिन से मैं ये बन जाऊं, पहले दिन से कोई मान तो ना बनता है। अरे भैया धीरू भाई अंबानी ने भी तो पेट्रोल पंप पे काम किया हुआ है, तो पहले दिन से कुछ नहीं होता। आज का जो तुम्हारा स्ट्रगल है, आज का जो बीज बोया हुआ है, वो तुम्हें फ्रूट देगा। अब तुम सोचो पहले मुझे फ्रूट मिल जाए, नहीं मिलता भैया। वो ऊपर वाले के लॉज हैं, वो उसी नियमों के अकॉर्डिंग काम करता है, वो उसी नियम के अकॉर्डिंग देता है। तो तुमने अपने उन्हीं नियम पे चलना है और तुम कामयाब हो जाओगे, अगर तुम अपने आप को पन्ने पे लगाओगे तो। हम बेटा, हमें कुछ नहीं पता होता था, हमें यूट्यूब का नहीं पता होता था, हमें कोई क्या आरटीपी का नहीं पता होता था, कोई मॉक टेस्ट का, आईसीआई की वेबसाइट भी नहीं विजिट करी थी कभी जब हम सीए करते थे। आज बेटा तुम भैया दिन के 2 घंटे तो यूट्यूब पे लगा देते हो। मुझे बच्चा कहता है सर यूट्यूब पे रिवीजन करा दो। अरे बेवकूफ, 220 घंटे तेरे साथ क्लास में जो लगाए हैं वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूट्यूब पे रिवीजन करवा दो। वो अलग चीज है, मार्केटिंग के लिए डाल देते हैं। बट प्रैक्टिकली सोचो, किसी बंदे ने, कोई भी टीचर है,
उसने तुम्हें डिटेल में सारा करवा दिया। अब तुम उसको कहते हो कि भैया मेरे को ये रिवाइज करवा दे। भैया रिवाइज उसके करवाने से नहीं होगा जब तक तुम खुद अपनी सीट पर बैठकर, समझ रहे हो, नहीं करते, खुद नहीं घिसते, खुद नहीं मरते, तब तक कुछ नहीं बनने वाला। तो ये मत कहा करो कि किसी को भी, और आज के मतलब तुम्हें एक कहते हैं ना, ये इस इंडस्ट्री की अति हो रही है। अब किसी चीज की अति होती है तो वो अंत की ओर होती है। ये इंडस्ट्री अति हो रही है भाई साहब। देखो यूट्यूब पर क्या क्या चल रहा है, बताओ। अरे भैया तुम्हारा मकसद क्या है? पढ़ना, बस सिर्फ पढ़ने की ओर ध्यान हो ना। वो वेले बैठे भैया 1.5 घंटा तुम अपना यूट्यूब पे खराब कर दोगे, कोई फायदा नहीं। जो काम की चीज है वो देखो, कोई बात नहीं। कहने का मतलब समझो, तुम्हें आज के समय में बेटा सिलेक्शन होती है। आज के समय में ये नहीं, अगर मेरा बेटा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा इंसान बनेगा, नहीं। मुझे उसको सिखाना है क्या? सिलेक्शन करनी। आज क्या है बेटा, आज तुम जाओ, तुम्हारे घर के आसपास ही कहीं ड्रग्स ले रहा होगा, कोई ताश खेल रहा होगा, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई दारू पीता होगा, सिगरेट पीता होगा। वो तुम्हें सिलेक्ट करना है कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे वो चीज को लेना है या नहीं लेना। आज के समय में कोई किसी को नहीं रोक सकता। एक वो पुराना समय था जब हम किसी को, बच्चे को मार के कह देते थे भैया तू ये काम कर, ये ना कर। आज क्या रोक सकते हो किसी बच्चे को? तुम मोबाइल पे क्या देख रहे हो, कौन रोक सकता है बताओ? समझ रहे हो? तो अब समय बदल चुका है। तो तुमने अपने आप को, अपनी सिलेक्शंस को सिलेक्ट करना है कि मुझे कहां समय यूज करना है। भैया दिन बहुत बड़ा होता है, आप उसको यूज करना तो सीखो। किसी दिन सुबह 6 बजे उठ के रात को 11 बजे तक सिर्फ प्रोडक्टिव काम करके तो देखो, बहुत बड़ा दिन होता है। आप भैया 6 बजे से उठकर 10 बजे तक भी प्रोडक्टिव काम करके देख लो, तुम्हें लगेगा यार 4 घंटे में इतनी आउटपुट आती है कभी। पर कारण क्या है? आज बीच में ही फोन घुसे हुए हैं, बीच में ही गेम चल रही है, बीच में ही गाने चल रहे हैं, बीच में ही सब कुछ चल रहा है। आदमी सोच रहा है मैं तो पढ़ रहा हूं। अरे भैया नहीं, पढ़ना है तो भैया उस कमरे में भी कोई नहीं आना चाहिए। पढ़ना है तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। चार्ट्स यूज करो, लास्ट डे स्ट्रेटजी, जितना हो सके चार्ट्स को यूज करो लास्ट डे पर, ठीक है। पहले से सोचकर रखो कि भैया मुझे लास्ट डे पर कैसे, मैं जो मेरे पास लगभग 20 घंटे का टोटल टाइम होगा, प्रोडक्टिव टाइम की बात कर रहा हूं, नींद वगैरह को काट कर एक पेपर से दूसरे पेपर पर, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे EIS को इग्नोर करते हैं, भैया इसको इग्नोर मत करो। अल्टीमेटली बेटा ये भी उसी बाप का एक 8वां बच्चा है, ठीक है। इसको भी इज्जत दो, नहीं तो ये तुम्हें इज्जत नहीं देगा। इसकी इज्जत करना तुम्हारे लिए कंपलसरी है, जिंदगी के एंगल से भी, एग्जामिनेशन के एंगल से भी। अभी तो मैं एग्जामिनेशन की बात करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एरिया का मैंने तुम्हें बता दिया। RTP मॉक टेस्ट वगैरह करो जितना हो सके मैक्सिमम, नहीं तो यूट्यूब पर वो वीडियोस देखो, ठीक है। एक टेक्निक नहीं होती, वेरियस टेक्निक्स होती हैं। बंच यूज करो कंपैरिजन के लिए। बंच क्या होता है? जैसे ये देखो, मैं लिख दूं कंट्रोल, 2 लाइनें निकालकर एक तरफ लिख दूं IT कंट्रोल, एक पर लिख दूं इंटरनल कंट्रोल, और पूरा दिमाग में बिठा दूं कि इसमें ये वाले पॉइंट हैं, इसमें ये वाले पॉइंट हैं, बिठा दूं दिमाग में सिमिलर। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अपना कंपैरिजन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है कि वो आपको बुक के अंदर, जैसे एक दिमाग में आ गया, जैसे मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, और उसके अंदर एक पतली सी लाइन मतलब विदाउट हाईलाइटेड लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि इन सिस्टम डेटा स्टोर इन 2 वेज। पेपर में पूछ लेगा डिफाइन 2 वेज, जिसमें सिस्टम के अंदर डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। तुम्हें ध्यान ही नहीं आएगा कि मास्टर डेटा और क्या लिखना है? ट्रांजैक्शन डेटा। तो उसको बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया। क्या हो गया? कंपैरिजन। इस चीज को फोकस करो, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं मेमोरी की, तो काफी लंबा हो जाएगा सेशन, तो मैं इसको यहीं पर ही कंक्लूड करता हूं मेरी ओर से। अब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें ऑडिट के बारे में बताएं इन बिटवीन, ठीक है। इन बिटवीन आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो मुझसे। हाँ जी, हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, रिलेटेड टू स्टडी ओनली।